सो अदनान, चैप्टर नंबर 1 है इसका नाम। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, इसमें हमने एक चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे बताएंगे देवांश, हाउ मेनी लेवल्स डू वी हैव? 3 लेवल है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। श्वेता मुझे बताएगी कि अगर मैं, ये एक मैनेजर है ए, ये एक जनरल मैनेजर है, ठीक है, तो ये कहां पे फॉल करेगा? बिजनेस लेवल पे। ये है मिस्टर बी, ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये कहां पे फॉल करेगा श्वेता? फंक्शनल पे। करेक्ट, ओके। शिवम इज गोइंग टू टेल मी अबाउट चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, उनके नाम। शिवम। 4, 5, 6 जो मैम लेवल्स हैं उन्हीं से रिलेटेड है। कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल तो रिलेटेड हैं। ओके देवांशु, चैप्टर नंबर 4 में कौन सी स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ेंगे? हम याद नहीं आ रहा। -11। बहुत बढ़िया। हाँ जी, खेमंत, चैप्टर नंबर 4 में कौन सी स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ेंगे? मैम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। वेरी गुड। जया, चैप्टर नंबर 5 में कौन सी स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ेंगे? शशांक, चैप्टर नंबर 6 में कौन सी स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ेंगे? 6 में पर्सनल स्ट्रेटजी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट जो होती है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज को बनाती है। ये स्ट्रेटजीज पूरे ऑर्गेनाइजेशन की होती है या बिजनेस की होती है या फंक्शन की होती है? ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन टू अदनान, आप मुझे बताएंगे जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं वो उसके बिजनेस की होती हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं या फंक्शन की होती हैं? मैम पूरे बिजनेस की होती है, उसमें फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। गलत जवाब, अदनान का -11। सही जवाब कौन देगा? ओके, फटाफट से सही जवाब कौन देगा? जल्दी ओपन योर माइक एंड आंसर मी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज बिजनेस के लिए बनाई जाएंगी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाएंगी या फिर सिर्फ फंक्शन के लिए बनाई जाएगी? पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनाई जाएगी, पर्टिकुलर डिवीजन के लिए। नाम में समझ में आता है, आपने बिजनेस के लिए बनाई जाएगी। अदनान, तुम्हारे 2 बिजनेस है, कपड़ों का, एक जूतों का। मैम उसके अंदर फंक्शंस भी तो आते हैं। हाँ, बिजनेस के अंदर सारे फंक्शंस भी तो आते हैं, तो उनको भी तो फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, तो वो भी बिजनेस तो कंसिडर करेंगे। बिजनेस में दोनों चीज आ गई, बिजनेस भी आ गई और फंक्शनल भी आ गया। हाँ तो मैम दोनों वर्ड में दोनों आ गए। अगर खाली फंक्शन बोलोगे तो भी गलत है, और ये बोलोगे कि होल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी गलत है। ठीक है मैम। नेक्स्ट, फंक्शन वाला क्यों कभी पूछेगा? किसके यहाँ पे बर्तन फटक रहे हैं? ये नाश्ता नहीं बना जिसके यहाँ पे, उसके यहाँ बर्तन फटक आ रहे हैं क्या आजकल? हाँ जी, फंक्शन वाले अपनी फंक्शन लेवल की स्ट्रेटजीज को बनाएंगे। एचआर वाला अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा, मार्केटिंग वाला अपनी बनाएगा, अकाउंट्स वाला अपनी बनाएगा, फाइनेंस वाली अपनी बनाएगा। बोलो हाँ कि ना, बात समझ आती है? ओके, सो यहीं से हमारा आज की क्लास में टॉपिक शुरू होता है, which is we are going to commence with chapter number 4 of strategic management, which is corporate level strategies. So वंश मुझे बताएंगे चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज में। वेरी गुड। ये कौन बनाता है? ऑल द टॉप लेवल मैनेजर्स। वेरी गुड। टॉप लेवल में कौन कौन आता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जो प्रमोटर्स, CFOs, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, की मैनेजरियल पर्संस, KMPs, सब इसमें आते हैं। ठीक है, अब ये जो लोग हैं, ये सारे लोग हमारे कॉर्पोरेट लेवल के अंदर आते हैं। क्या बनाते हैं? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। किसके लिए बनाते हैं? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं रिलायंस एज अ होल क्या बना सकता है, क्या स्ट्रेटजी लगा सकता है। हम बिजनेस स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, हम क्या बात कर रहे हैं? पूरा ऑर्गेनाइजेशन पे। इज दैट क्लियर? रिलायंस का एक बिजनेस है टेलीकम्युनिकेशन, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं तो रिलायंस एज अ होल की बात कर रही हूँ। क्या इतनी बात समझ में आई?
ओके, नेक्स्ट थिंग, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको टिप देने के लिए जा रही हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से। चैप्टर का नंबर कितना? 4। तो कॉर्पोरेट लेवल की स्टडीज भी कितनी? 4। ठीक है, कौन कौन सी? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? दोबारा से, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही 4 को पढ़ना है। ये 4 पढ़ने के बाद ये चैप्टर हो गया फिनिश। ठीक है, हम टारगेट क्या लगाते हैं? हम टारगेट ये लगाते हैं कि हम इसको 1 आवर में, चैप्टर को 1 आवर में फिनिश करके दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, समझने में। और उसके बाद में जब मैं आपको समझा दूंगी तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगी। ठीक है, और आपको क्या करना होगा? आपको डिटरमाइन करना होगा कि इन चारों में से कौन सी स्ट्रेटेजी लगेगी और रीजन बताना होगा कि क्यों। डन है? करें? चालू करें? चलो, ओके। सबसे पहले बात करते हैं इस फर्स्ट नंबर पेज की, दैट इज द बेसिकली इंट्रोडक्शन। और यही से आपका बनता है बेटा जी चार्ट। मैंने आपसे कहा था फर्स्ट चैप्टर के चार्ट मैं बनाऊंगी, उसके बाद आपने चार्ट बनाना है। हिंट दे रही हूँ, ऊपर लिखेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्टडीज, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि करके, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबल रहना। स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबल रहना। ध्यान से मेरी बात सुनना। स्टेबल रहने का मतलब ये होता है, स्टेबल रहने का मतलब ये होता है कि आप जो है एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबल स्पीड से जा रहे हैं। मैम, क्या स्टेबल का मतलब ये है कि हम आके बैठ गए और बस बैठ गए? क्या मैं इसको स्टेबल बोलती हूँ? नहीं, मैं इसको स्टेबल नहीं बोलती। रुकना स्टेबल नहीं है। स्टेबल यानी कि कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करना। ठीक है, अब मेरे पास में ना जया आई, उसने मुझे बोला, प्रिया आई, मेरे को उसने बोला कि मैम मेरे को ना मेरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना ऐसी एक स्ट्रेटेजी बता दो, ऐसी एक दवाई बता दो जिसमें ना मेरे एफर्ट्स ना लगे। देखो मैम, मेरे को ना बहुत ज्यादा काम होता है जीवन में, मतलब समझ रहे हो, शादी वादी भी करनी है बच्चों की, एक तो बेचारा मोटा सा लड़का है हमारा, समझ रहे हो, तो मुझे बहुत तेरे काम है, तो हमें एक स्ट्रेटेजी ऐसी बता दो जिसमें कि मेरे एफर्ट्स कम से कम लगे। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर देखो, इट इज ऑल अबाउट जितना इन्वेस्ट करोगे उतना आपको मिलेगा। तो अगर आप अपने एफर्ट्स कम लगाओगे तो फिर प्रिया आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे बेसिकली वो भी कम मिलेंगे, कम रिटर्न्स कम मिलेंगे। यानी कि जय, अब आप ये सोचो कि आप एफर्ट भी कम लगाओ और आप दुनिया में भी छा जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। कम एफर्ट लगाओगे तो जो आपको ग्रोथ मिलेगी भी ना, वो भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी। हाँ मैम, समझ में आता है। ओके, अब क्योंकि आप ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना चाहते, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दैट यू विल बी ऑलमोस्ट इन द करंट बिजनेस। आप ऑलमोस्ट अपने करंट बिजनेस में ही रहेंगे। जैसे कि हमारा पार्ले जी बिस्किट ही बनाता आ रहा है, उसने बिस्किट का पैकेट रिड्यूस कर दिया, क्या कहते हैं? एफर्ट इंक्रीज नहीं करूंगा, एक्सपेंशन की भी ना रखे मेरे से, बिस्किट का पैकेट रिड्यूस कर दूंगा। बात समझ आती है? यानी कि हम क्या करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे एफर्ट्स क्या हो? कम से कम हो। ठीक है, और क्योंकि एफर्ट्स हमारे कम है तो हमारी ग्रोथ भी क्या होगी? उसकी कैसी ग्रोथ होगी? हमारी इंक्रीमेंटल ग्रोथ। कैसी ग्रोथ होगी मेरी? इंक्रीमेंटल ग्रोथ। ध्यान से मेरी बात सुनेगा, एक शब्द है इंक्रीमेंटल, ध्यान से मेरी बात सुनेगा बिल्कुल। ये एक बच्चा है देवांश, ठीक है, इस बच्चे के पास में 1 लाख रुपए था, इसने क्या किया? एफडी में लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये कहता था मेरे को मत पूछो कौन सा शेयर बढ़ गया, कौन सा घट गया, मैं तो सुख शांति वाला इंसान, मेरे को एफर्ट लगाने नहीं है ज्यादा। बैंक गया, 1 लाख की एफडी करा दी। ठीक है, क्या एफडी का पैसा बढ़ेगा 5 साल बाद? बिल्कुल बढ़ेगा। ग्रोथ होगी पैसे में? बिल्कुल होगी। लेट्स सपोज 1 लाख का 5% बढ़ गया। ठीक है, अब जब ये 5 साल बाद पैसे लेने के लिए जाएगा तो क्या इसके पैसों में ग्रोथ हुई? बिल्कुल हुई। पर ये ग्रोथ कैसी है? ये ऐसी ग्रोथ है जो वक्त के साथ ग्रोथ होती है, दैट इज नोन एज इंक्रीमेंटल ग्रोथ। क्या होती है? इंक्रीमेंटल ग्रोथ, वक्त के साथ होने वाली ग्रोथ, इसे क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल ग्रोथ। एक बच्चे को मैंने देखा, केजी क्लास में था, उसके बाद मैंने उस बच्चे को 5 साल बाद देखा, ठीक है, तो उस बच्चे ने 6 फुट की हाइट अटेंड कर ली। ग्रोथ तो हुई,
बट क्या ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ है? इंक्रीमेंटल ग्रोथ का मतलब था नॉर्मली 4 फुट होता वो, बट वो 6 फुट निकल गया। इसको एक्सपेंशन हो गया। इसको बोलते हैं अच्छी खासी ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको? अच्छी खासी ग्रोथ। देवांश अगर यही अगर पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा दे, किसी कंपनी के शेयर्स में लगा दे, वहां पे इसका पैसा 5 साल में लेट सपोज ट्रिपल हो गया, ग्रोथ इसकी भी हुई, बट कैसी ग्रोथ हुई? इस ग्रोथ क्या बोलते हैं? इस ग्रोथ को बोलते हैं सिग्निफिकेंट ग्रोथ। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट ग्रोथ। मैंने आपको समझाया फ्रॉम डे वन कि कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं लिखते वक्त। मैंने आपको समझाया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज अ मैनेजरल प्रोसेस। सिमिलरली इफ यू आर राइटिंग द वर्ड ग्रोथ, यहां पर भी आपको ध्यान देना है आपने क्या प्रीफिक्स लगाना है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ या फिर सिग्निफिकेंट ग्रोथ। अब प्रिया मुझे बताएगी कि प्रिया अगर आप स्टेबिलिटी में जाते हैं, आप एफर्ट्स ना के बराबर लगाना चाहते हैं, नॉर्मल एफर्ट्स अपने जितना लगा रहे हैं बस उतना ही लगाना चाहते हैं, तो बताओ आपको ग्रोथ कैसी मिलेगी? ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीमेंटल ग्रोथ, ऑप्शन नंबर 2 सिग्निफिकेंट ग्रोथ। करके बताओ 1 और 2। वेरी गुड, डन हो गया, बात समझ आ गई। ऑप्शन में अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गए तो कर दोगे, ग्रोथ में कंफ्यूज नहीं करोगे, ग्रोथ दोनों में हो रही है। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ कि ना। ओके, अब जब हमारी ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? अपने नॉर्मल जो इस बिजनेस में है उसी के ही रोम अराउंड करते रहेंगे, उसी में ही रोम अराउंड करते रहेंगे। क्या होगा? विल बी नॉर्मली इन द करंट बिजनेस पोर्टफोलियो, यानी कि जो हम काम करते आ रहे हैं वही काम हम नॉर्मली करते आएंगे। हद से हद क्या कर सकते हैं? हाइड एंड सीक निकाल सकते हैं। बोलो हाँ कि ना। मुंह में पानी आ रहा है? नाश्ता करके नहीं आए तुम लोग? ओके, मैंने तो डबल नाश्ता किया आज। मॉर्निंग भी क्लास थी ना 7:30, तो एक मॉर्निंग में अपना लगा लिया चक्कर और एक तुम्हारी क्लास से पहले एक चक्कर लगा लिया, डबल नाश्ता। चलो ओके, सो बात करते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की। अपने नोट्स में देखिए, आपको यही चीज नोट्स में मिलेगी, यही कीवर्ड्स आपको नोट्स में मिलेंगे। ये देखिए क्या बोलता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी? फर्म स्टेज इन द करंट बिजनेस, मेंटेन्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स, और किससे सेटिस्फाइड है? इंक्रीमेंटल ग्रोथ से सेटिस्फाइड है। मतलब देवांश जो है वो खुश है कि भैया मेरे को बस इतना ही पैसा चाहिए जितना एफडी रिटर्न दे रहा है। अब मेरे पास में वंश आता है, कहता मैम मैं तो जवानी का जुनून है, मेरे को तो अभी एक्सपेंशन करना है, ये एफडी तो बुड्ढे लोग बनाते हैं, मतलब जब इनको कुछ काम ही नहीं करना होता। अब हमारे पे जुनून है, हमें तो कुछ कर दिखाना है। तो मुझे कर दिखाना यानी कि आपने अपने एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट से एफर्ट क्या कर दिए? इंक्रीज कर दिए, विच इज देयर इन द एक्सपेंशन। जब इंक्रीज करोगे वंश तो आपको ग्रोथ भी कैसी मिलेगी? अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी, सिग्निफिकेंट ग्रोथ। दोनों में वर्ड ग्रोथ आया। एक बच्चा जो मुझसे नहीं पढ़ेगा वो पता है क्या बोलेगा कि ग्रोथ यानी कि एक्सपेंशन, ग्रोथ यानी कि एक्सपेंशन। बट एक बच्चा जो मुझसे पढ़ा होगा वो ये जानता होगा कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ इज इक्वल टू एक्सपेंशन। स्टेबिलिटी में भी ग्रोथ तो कहीं ना कहीं हो ही रही है। बात समझ आती है? ओके, अब क्योंकि हमने एक्सपेंशन की बात कही थी तो इसका मतलब हम अब करंट बिजनेस में नहीं रहेंगे। द फर्म एंटर्स इनटू द न्यू बिजनेस। अब देखो जो न्यू बिजनेस है वो हमारे पुराने बिजनेस से मिलता जुलता हो भी सकता है और मिलता जुलता नहीं भी हो सकता है। मान लो मैं मेकअप में थी तो मैंने स्किन केयर और एनहांस कर लिया, तो ये आपस में मिलते जुलते हैं। मैं मेकअप में थी और मैंने जूते का बिजनेस खोल लिया। बात समझ आ गई? सिंपल है, आसान है। ये क्या हो गया? एक्सपेंशन। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आगे जाके। नेक्स्ट इज योर रीट्रेंचमेंट। अब मेरे पास में ना आता है दीपांशु को दिक्कत है, ये डॉक्टर के पास आता है, इसको कुछ दिक्कत है। इसकी दिक्कत को सुनते हैं। कहते मैम बात ऐसी है कि ना मतलब हमने सुना कि बिजनेस को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, बट ना हमें कुछ दिक्कत सी आ रही है। मैं कहा दिक्कत बताओ दीपांशु की आ रही है। कहता है मैम डिस्पाइट ऑफ मेनी एफर्ट्स माय कंपनी इज स्टिल इंकरिंग लॉसेस। मैंने कहा अच्छा कब से हो रहा है ये? कहता मैम फ्रॉम पास्ट 5 years हम लॉस में जा रहे हैं। मैम आपको मैं क्या बताऊं, हमारे तो कैश फ्लोज तक नेगेटिव हो गए। ओह माय गॉड, बड़ी खतरनाक बीमारी हो रखी है इसको। कहते मैम अब आप मुझे बताओ कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी लगाऊं। तो मैंने कहा बिजनेस बंद कर दे। तो मैम मैं आपसे स्ट्रेटेजी लगाने के लिए पूछने के लिए आया हूँ, आप कह रहे बिजनेस बंद कर दे। मैंने कहा बिजनेस को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बंद कर देना बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इससे पहले कि तू नंगा हो जाए, इंसॉल्वेंट। हाँ कि ना?
कि लोग तेरे बिजनेस को बेच के पैसे मांगने लग जाए, इससे पहले तो खुद ही क्या कर ले, अपने आप को बिजनेस अपना बंद कर दे। बोलो हाँ कि ना, बात समझ आती है? अब इसके ना कुछ समझो, इसके कुछ स्टेजेस है। जैसे मान लो एग्जांपल, वंश में ना मेरी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, और मैं ना जो शीशे होते हैं, ग्लास लगे होते हैं ना उसके अंदर, ठीक है, मेरे को लगता है कि मेरे जो 4 सीटर गाड़ी है उसके अंदर जो ग्लासेस लगे होते हैं, एक पूरी गाड़ी में वो सारा ग्लास का काम करने की जो कॉस्टिंग आती है वो लेट्स सपोज 10,000 रुपीज आती है। मैं काम कर रही हूँ उसके ऊपर, ग्लास लगाने की एक्टिविटी। मैंने कहा एक ऐसी कंपनी जो ग्लास में ही काम करती है मेजरली, तो मैंने उस कंपनी में देखा कि मुझे जो है, अगर मैं उस ग्लास को खुद से ना बनाऊं और खुद से ना लगाऊं, अगर मैं इस काम को आउटसोर्स कर दूं तो मुझे कितने का पड़ेगा। तो उसने बोला कि ग्लास की वैल्यू इतने की है, कॉस्टिंग इतने की आएगी, लगाने के चार्ज आप कितने के आएंगे, एंड दैट वुड बी कॉस्टिंग अराउंड 8,500। तो आप मुझे बताओ ऋतिक, अगर मैं खुद बनाती हूँ और लगाती हूँ, क्योंकि मैं मेजरली गाड़ी मैन्युफैक्चर करती हूँ ना कि ग्लास, तो मेरी कॉस्टिंग आती है 10,000 रुपए, और अगर यही काम मैं आउटसोर्स कर दूं तो मेरी कॉस्टिंग आती है 8,500 रुपए। तो बताओ क्या करना चाहिए? आउटसोर्स करा देना चाहिए। यानी कि आउटसोर्स करने का मतलब अपने यहाँ से बंद कर देना चाहिए ये काम। हाँ तो जी। इसको भी हम रीट्रेंचमेंट में बताते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक एक्टिविटी को बंद किया। एक्टिविटी को बंद करना भी अ पार्ट ऑफ रीट्रेंचमेंट। बात समझ आई? हमने बात करी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की। अब हो सकता है रिलायंस के पास 2-3 बिजनेस हैं, उसको हो सकता है कपड़े के बिजनेस में लॉस होना चालू हो जाए, ठीक है। वो कह रहा है कि नहीं, जरूरी थोड़ी ना कि मैं उस बिजनेस को जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को, रिलायंस को एज अ होल ही बंद करूं। मैं खाली उस बिजनेस को भी बंद कर सकता हूँ, यानी कि अ पार्ट ऑफ द बिजनेस और अ बिजनेस, मैं उसको भी बंद कर सकता हूँ। या फिर मैं पूरी कंपनी को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल लास्ट में कि भाई रिलायंस आज से खत्म, रिलायंस आज से खत्म, पूरे भी खत्म कर सकता हूँ। सो विच इज द एक्सट्रीम स्टेज खेमंत? द एक्सट्रीम स्टेज इज लिक्विडेशन। और लिक्विडेशन आपको पता क्या होता है? जब सारी एसेट्स को बेच देते हैं, लिक्विडेटर को अपॉइंट कर देते हैं, फिर वो लायबिलिटी को पे ऑफ करना चालू कर देता है। बात समझ आ गई? ये क्या था? रीट्रेंचमेंट। तो क्या मैं आपको पूछ सकती हूँ कि सिर्फ बिजनेस को चलाना ही स्ट्रेटजी है या सही वक्त पे बंद कर देना भी स्ट्रेटजी है? बात समझ आई? दोनों ही चीज स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं लास्ट स्ट्रेटजी की। लास्ट स्ट्रेटजी का तो नाम ही क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास में बहुत सारे बिजनेस है, ABC, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बहुत सारे बिजनेस है, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं A को क्या करूंगा? स्टेबल रखूंगा, ठीक है। B को क्या करूंगा? एक्सपैंड करूंगा, और C को क्या करूंगा? खत्म कर दूंगा। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कि ना, समझ आया? क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। क्लियर हो गया? गिविंग यू 1 मिनट टू रिवाइज दिस फुल पेज। मैम एक डाउट है। हाँ जी। मैम आपने बोला फॉर एक्सपेंशन मींस फर्म एंटर्स इनटू न्यू बिजनेस लाइक मेकअप से लेके फिर जूते में एक्सपैंड कर लेता है, वो आप उसको आपने एक्सपेंशन बोला। मैम अगर सपोज मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही लाइक ब्रांचेस में एक्सपैंड करूं तो उसको एक्सपेंशन में आएगा कि स्टेबिलिटी में आएगा? हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं कि वो बिजनेस दूसरे बिजनेस से मिलता जुलता हो भी सकता है और मिलता जुलता नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ओके, नाउ आपने क्या किया? मिलते जुलते को एक्सपैंड कर दिया, डेफिनेटली दिस इज एन एक्सपेंशन। फर्दर मैं आपको बताती हूँ, जो हमने चैप्टर शुरू किया था ना लास्ट क्लास में, चैप्टर नंबर 7, उसका हमने B पार्ट किया था, हमने A पार्ट नहीं किया था। और A पार्ट किसके ऊपर था? ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर था। और आपको पता होगा कि हमारे पास में एक स्ट्रक्चर आता है जिसको कि हम कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, है ना। आता है एक स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है? तो लेट्स सपोज हमारा एक सिंपल स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ओनर है और एक छोटू काम कर रहा है, सिंपल स्ट्रक्चर। अब मैं कह रही हूँ कि मेरे को SM क्लासेस की ब्रांचेस खोलनी है, SM क्लासेस की ब्रांचेस खोलनी है, एक ब्रांच नॉर्थ में, एक साउथ में। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं अपना एजुकेशन का काम ही क्या कर रही हूँ? एक्सपैंड कर रही हूँ, यानी कि रिलेटेड बिजनेस है। वो एक्सपेंशन कैसा होगा? ऑलमोस्ट थोड़ा सा मैं टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर दूंगी वहां पर, क्योंकि मेरा सैटेलाइट जाएगा वहां पर। फर्दर एक स्ट्रक्चर होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फ्रॉम सिंपल स्ट्रक्चर टू मे बी ज्योग्राफिकल पर बेस्ड डिविजनल स्ट्रक्चर, नॉर्दर्न डिवीजन, ईस्टर्न डिवीजन, वेस्टर्न डिवीजन। तो एक्सपेंशन में हमारा स्ट्रक्चर भी इवन चेंज होता है, भले ही हम सेम बिजनेस में रहें। ओके, चलो, तो पढ़ लिया वो पूरा का पूरा बॉक्स। अगर आपको ये बॉक्स समझ में आ गया, अगर आपको ये कहानी यहाँ तक समझ में आ गई, तो मैं आपको अभी भी बेट कर सकती हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए अभी भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अभी भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको इतनी नॉलेज हो चुकी है। बट यहाँ पर काम खत्म नहीं होता है। अब आप मेरे साथ में बनाएंगे एक टेबल।
एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे. You have to make a table. ओके, सो इस टेबल को देखेंगे. अब इस टेबल के मैं आपको हेडिंग्स दिलवा रही हूँ. ये टेबल जो आपकी बनेगी ना, दिस वुड बी द टेबल जो कि आपको इस पूरे चैप्टर में क्या आएगी, काम आएगी. सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रैटेजी. यहाँ पर आपकी आएगी स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी कितनी है हमारे पास? 4. कौन कौन सी है? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रीट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन. उसके बाद आप नेक्स्ट में लिखेंगे मीनिंग. नेक्स्ट में लिखेंगे मीनिंग. मीनिंग. उसके बाद नेक्स्ट में लिखेंगे फीचर्स. 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 उसके बाद लिखेंगे टाइप्स. टाइप्स. ओके, अब देखो क्या हमने मीनिंग जो है वो सबका पढ़ा? यस मैम, स्टेबिलिटी का भी पढ़ा, एक्सपेंशन का भी पढ़ा, रिट्रेंचमेंट का भी पढ़ा और कॉम्बिनेशन का भी पढ़ा. बस खत्म हो गया. अब हमें क्या पढ़ने हैं? फीचर्स पढ़ने हैं. ठीक है, अब इसी फीचर में ना आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे मीनिंग से फीचर्स पे, फिर फीचर से टाइप पे, एक एक करके सबका विकेट आउट होता रहेगा. सबसे पहले विकेट आउट होता है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी का. पता है कॉम्बिनेशन क्या कहता है? क्योंकि मैं तो कॉम्बिनेशन हूं ना, तो आगे मेरा कुछ नहीं है. आगे मेरा कुछ, इन तीनों के बारे में पढ़ लोगे तो मेरा ऑटोमेटिकली समझ में आ ही गया. तो ना तो इसके कोई फीचर्स है, ना उससे कोई टाइप्स है, ना कुछ है. खत्म बेटा, खत्म. सबसे पहले विकेट आउट हो गया किसका? सी का. ओके, अब बात करते हैं बाकियों की. तो फीचर्स में हमें बाकियों के फीचर पढ़ने हैं. किस किस के? हमें पढ़ने हैं स्टेबिलिटी के, एक्सपेंशन के और रिट्रेंचमेंट के. जब हम फीचर्स से टाइप्स पे जाएंगे तो एक का विकेट और आउट हो जाएगा. एक का विकेट और आउट हो जाएगा. एनीवन जो मुझे बता सकता है किसका विकेट आउट होएगा? स्टेबिलिटी का. वेरी गुड. इसका विकेट भी आउट हो जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विद ओनली एक्सपेंशन एंड रिट्रेंचमेंट. ओके, तो फीचर्स करते हैं फटाफट. करें? ओके, चलो. सो फीचर्स के लिए आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर आपको एक निमोनिक देके रखा है. मैंने आपको यहाँ पे एक निमोनिक देके रखा है. व्हाट इज दैट निमोनिक? द निमोनिक इज स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी के फीचर क्या है? स्टेबिलिटी. अच्छा, मैं आपको बता दूं, मुझे इस एग्जाम के लिए स्टेबिलिटी लगता है शायद पूछा जा सकता है एमसीक्यू, या फिर दो नंबर तक का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन जो है एक्सपेंशन से सबसे ज्यादा आ रहे हैं. और मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन तो कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं. ठीक है, और अब बचता है स्टेबिलिटी और रिट्रेंचमेंट. तो मुझे स्टेबिलिटी और रिट्रेंचमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं फॉर योर अटेम्प्ट. तो स्टेबिलिटी के स्ट्रेटजी में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे. निमोनिक क्या है? स्टेबिलिटी. अब देखो एक एक पॉइंट जो है वंश रीड करेगा और मैं समझाऊंगी. एस से सेम बिजनेस प्रोसेस एफर्ट्स. ये कहां से कॉपी पेस्ट हुआ? मीनिंग से. हाँ, यस पढ़ा था. यस मैम. ओके, नेक्स्ट. T4 तरक्की ज्यादा नहीं होगी, इंक्रीमेंटल ग्रोथ. ये कहां से पढ़ा था हमने? मीनिंग में पढ़ा था. तरक्की ज्यादा नहीं होगी यानी कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ. वंश, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास निमोनिक है और आपको उसका एस और टी समझ में आ गया, ठीक है, क्या आप एस और टी का जो निमोनिक है, जो वर्ड्स हैं, उनसे सेंटेंस बना सकते हो? यस मैम. ट्राई करो. फीचर्स इन द सेंस ऑफ फीचर्स बोला कि मीनिंग में बोलना? इन सेंस ऑफ फीचर्स. Okay, so the features of stability strategy it's of the same business where say all the efforts and process applied in the same manner, and that is incremental growth. Yes. तो क्या हुआ? आपने उसको पॉइंट्स को उठा के क्या कर दिया? सेंटेंस में फॉर्म कर दिया. तो ये काम तो आप अच्छे से कर सकते हो. बच्चा कह रहा है मैम यही तो करते हैं एग्जाम में. एक ही वर्ड याद होता है, कौन तो पूरा सेंटेंस याद आता है. एक वर्ड से पूरा सेंटेंस फ्रेम कर देते हैं हम तो. चलो, ओके, नेक्स्ट बताओ. Able to concentrate on existing business.
अब जब गर्लफ्रेंड ही एक है तो उस पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, बहुत सारी होंगी तो क्या होगा, तुम जानते हो। नेक्स्ट, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस। ओ अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर एक बंदा मेरे पास आता है, मैं उसको कहती हूँ स्टेबिलिटी लगा ले, मैंने उसको बोला तू एक्सपेंशन लगा ले, तो कोई भी स्ट्रेटजी आ जाए उसमें सब में एक चीज कॉमन होगी, क्या, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि मैं उसको वो स्ट्रेटजी लगाने के लिए बोल ही इसलिए रही हूँ क्योंकि तू उसको बेस्ट यूज कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज ऐसा फीचर है जो कि किसी भी स्ट्रेटजी में आ सकता है, ऐसा पॉइंट है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसी है, कम, डाउनवर्ड एरो दिख रहा है इसके सामने, कम, क्योंकि हम करंट बिजनेस में है, करंट एफर्ट्स लगा रहे हैं, ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे, तो पैसा भी क्या लगेगा, कम लगेगा। और क्योंकि पैसा कम है, ध्यान से मेरी बात सुनना, पैसा कम है तो क्या होगा, टेंशन भी कम होगा, टेंशन भी कम होगा, रात को नींद जो है भागेगी नहीं ना, पैसा लगाया ही नहीं। एक्सपेंशन में पैसा लगता है ना, एक्सपेंशन में पैसा लगेगा ज्यादा, तो वहां पर आपकी नींदें उड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि टेंशन हो जाएगी, पता नहीं बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या होगा, टेंशन भी कम होगी। और इसीलिए हम कहते हैं ओवरऑल जो हमारा बेसिकली जो रिस्क है हमारा, वो भी क्या है हमारा, कम। तो रिस्क भी क्या हो गया हमारा, कम। इज दैट क्लियर? तो तीन चीजें साथ में आएंगी, पैसा कम, रिस्क भी कम और टेंशन भी कम। पैसा कम, रिस्क भी कम और टेंशन भी कम। बात समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट, इंक्रीज इन फंक्शनल एफिशिएंसी। फंक्शनल एफिशिएंसी। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, मैं इनको बोलती हूँ इंक्रीज इन दी एफिशिएंसी। जैसे कि आपका ये वाला टॉपिक था, एक वाला पार्ट था बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा ही ये वाला पार्ट है। हम कोई भी स्ट्रेटजी लगाएंगे वो हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हुए स्ट्रेटजी ही होगी। इसीलिए 2 पॉइंट कौन कौन से, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज और एफिशिएंसी कैसा है, कॉमन पॉइंट है। कहती बात समझ आई? खेमंत समझ में आया बेटा आपको? थम्स अप कर दीजिए। अदनान, शशांक, दीपांशु, श्वेता समझ में आ रहा है आपको? ओके, नाउ वाई स्टैंड्स फॉर, ये सुनना, एग्जाम में अगर आएगा तो ये वाला पोर्शन आएगा, अगर केस स्टडी आएगी स्टेबिलिटी के तो इससे उठ के आएगी। ध्यान से मेरी बात सुनना, कहता है वाई यानी कि मैं क्यों लगाऊं स्टेबिलिटी, मैं क्यों लगाऊं स्टेबिलिटी, बता शशांक मैं क्यों लगाऊं? कहता है लेस रिस्की, इसलिए लगाना पड़ेगा, कंफर्टेबल है। समझ में आ रही है बात है? उसके बाद और क्या कह रहा है, कहता है एनवायरमेंट इज स्टेबल। ध्यान से मेरी बात सुनना, एनवायरमेंट इज स्टेबल। अच्छा एक बात मुझे बताओ ऋतिक, अगर मार्केट बढ़ता हुआ है, बढ़ते हुए मार्केट में पैसा लगाओगे तो पैसा भी बढ़ेगा। अब अगर मार्केट ही स्टेबल है तो रिटर्न्स भी कैसी आएंगी, स्टेबल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एनवायरमेंट स्टेबल है तो बेटर क्या है, तुम भी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी लगा लो, और अगर एनवायरमेंट ग्रोइंग है तो तुम भी क्या कर लो, ग्रोइंग स्ट्रेटजी लगा लो। इसका मतलब एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, यस सर नो? एनवायरमेंट का मतलब बाहर का एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एनवायरमेंट इज स्टेबल या फिर एनवायरमेंट इज इन द स्पीड या फिर ग्रोइंग, देखना पड़ेगा कि एनवायरमेंट ग्रो कर रहा है या स्टेबल है। तो अगर कोई लेमैन भी सोचेगा ना तो वो उसको भी मालूम होगा कि अगर एनवायरमेंट स्टेबल है तो हम स्टेबिलिटी लगा लेते हैं, एनवायरमेंट ग्रो कर रहा है तो हम भी भैया पैसा लगा के ग्रो करवा लेते हैं, हम भी डबल करवा लेते हैं। अगर यहाँ पर मेरे को अंदाना है कि मैम अरे वो कंपनी है ना, आप उसके स्टॉक्स ले लो, अरे मैम मैं बता रहा हूँ 6 महीने में डबल है। अब जब अदनान कह रहा है कि 6 महीने में डबल है तो भैया हम क्या, मैं क्या, तुम भी लगा लोगे। पैसा डबल होता है किसको बुरा लगता है, नहीं? चलो ओके, सो एनवायरमेंट इज स्टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आया तो आपको यही कीवर्ड मिलेंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन इज थ्रेटनिंग। ओ मैम मुझे ना डर लग रहा है, पता नहीं मेरे पैसे को क्या होगा, डूब ना जाए कंपनी। अब अगर इतना ही डर है तो तू स्टेबिलिटी लगा ले भाई। एनवायरमेंट में क्या है, एक्सपेंशन इज थ्रेटनिंग, आपको डर लग रहा है एक्सपेंशन करने से। जैसे कि कपल को डर लगता है ना, बच्चे पैदा हो गए, जिम्मेदारियां आ जाएंगी, अब थ्रेटनिंग हो रहा है तो भैया तुम स्टेबल हो जाओ। बात समझ आया? जो चल रहा है उसी को चलाओ, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, लास्ट वाला पॉइंट। अगर कोई क्वेश्चन है केस बेस्ड तो सेकंड आपका हिंट जो होगा वो ये होगा, रैपिड एक्सपेंशन जस्ट फिनिश। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बच्चों वाला एग्जांपल दूंगी। अब भैया ऐसा है, हमने रैपिड एक्सपेंशन कर लिए, 4 बच्चे हो गए अब हमारे, अब तो स्टेबिलिटी रखोगे कि नहीं रखोगे? हाँ कि ना? कितना एक्सपेंशन करते रहोगे रे? बात समझ आई? यानी कि अब आपको लग रहा है हमने कतई एक्सपैंड कर लिया है, अब हमारा जीवन क्या है, सुखमय बनाना चाहते हैं हम।
रैपिड एक्सपेंशन जस्ट फिनिश्ड यानी कि हमारा इंसान भी उसी पे वर्क करता है। हम गए वंश केस पे पहुंचे, बहुत खून है, बहुत जलवा, एक्सपेंशन किया, फिर मेरी उम्र पे आ गए, फिर अब उसके बाद 40 की उम्र पे आ गए, फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, इंक्लिनेशन होगा एंड विल बी टेकिंग द स्टेबिलिटी। अब जो है भगवान का दिया, इसी में अपन खुश हैं। नो मोर एक्सपेंशन। बात समझ आई? इजी पॉइंट डिटरमाइन कर लोगे कि क्वेश्चन में मान लो वो कहता है एक्सपेंशन करना में डर लग रहा है तो स्टेबिलिटी लगेगा, एनवायरमेंट थ्रेटनिंग लग रहा है तो क्या है, दिक्कत लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो है कीवर्ड को पकड़ना है फॉर क्रैकिंग द कोड की यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी लगेगी। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? और एक क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, क्या आ सकता है, व्हाट आर द रीजंस या फिर वेयर वी कैन अप्लाई और वेयर वी शुड अप्लाई स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। तब आपको ये सारे रीजन लिखने पड़ेंगे और जब आप रीजन लिखोगे तो मीनिंग को तो फ्री ऑफ कॉस्ट देना ही पड़ेगा। हो गया क्वेश्चन? प्रिपेयर हो गया? चलो अब आगे चलते हैं एक्सपेंशन के ऊपर। जहां पर हमने बात करी एक्सपेंशन की तो वहां पर हम ये चीज समझ गए कि बेसिकली उल्टी हो रही है सारी चीजें, यानी कि ऑपोजिट हो रही है। तो उसने बोल भी दिया एक्सपेंशन इज द ऑपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। इसीलिए मैंने क्या किया, वो जो निमोनिक था स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी वाला, उसी निमोनिक में मैंने क्या कर दिया, सारी चीजें उल्टी कर दी। उसमें क्या था, सेम बिजनेस, इसमें क्या है, डिफरेंट बिजनेस। ठीक है, वो बिजनेस हमारे बिजनेस से मिलता जुलता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये वाली बात कहां पढ़ी थी हमने, मीनिंग में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? बोलो हाँ कि ना। उसके बाद ग्रोथ बताओ कैसी होगी यहाँ पर, अच्छी खासी ग्रोथ ना, क्योंकि वहां पर क्या था, इंक्रीमेंटल ग्रोथ, और यहाँ पर क्या होगी, अच्छी खासी ग्रोथ। तो स्टेबिलिटी का एस हो गया, टी हो गया। उसके बाद क्या था, ऐसे एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्जिस्टिंग बिजनेस, बट यहाँ पे नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि भैया मैंने आपसे कहा था अब एक से ज्यादा बंदी रखोगे तो एक के ऊपर थोड़ी कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। बट दीपांशु कहता है कि मैम ये तो नेगेटिव पॉइंट बन गया, ये तो नेगेटिव पॉइंट बन गया एक्सपेंशन का। तो बेटा हम तो फीचर्स पढ़ रहे हैं ना, हम कोई प्लस पॉइंट थोड़ी पढ़ रहे हैं। फीचर में तो प्लस भी आता है, फीचर में तो माइनस भी आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो प्लस भी होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स तो माइनस भी होती है। बोलो हाँ कि ना। सो यहाँ पर हमने बोला नॉट एबल टू कंसेंट्रेट ऑन दी एग्जिस्टिंग बिजनेस, बिकॉज हमारा जो है नया बिजनेस, नए वेंचर्स, उसका एक्सपेंशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अरे ये पॉइंट तो बिल्कुल कॉपी वाला पॉइंट है, पिछला वाला पॉइंट है। हाँ कि ना? दोबारा क्यों आया, कौन बताएगा? ये वाला पॉइंट दोबारा क्यों आया, कौन बताएगा? मैम कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, रिसोर्सेज तो चाहिए होता है, चाहिए होता है और हम उनका बेटर यूज ही करना चाहते हैं। ओके चलो, अच्छा एक और पॉइंट है जो कॉमन होगा, एफिशिएंसी, वो भी कर रही इंक्रीज, कॉमन पॉइंट। चलिए अब बात कर लेते हैं पैसों की। एक्सपेंशन कर रहे वंश, रोकड़ा तो लगेगा ही ना, तो रोकड़ा लगा लेते हैं। और रोकड़ा लगाओगे तो रिस्क भी ज्यादा होगा, और रिस्क ज्यादा होगा तो बेटा टेंशन भी ज्यादा ही होगी। हो गए सारे पॉइंट एक्सपेंशन के क्लियर? कौन कहता है कि हम एग्जाम में पॉइंट्स लिख के नहीं आ सकते कि एक ही 2 पॉइंट याद होगा? सारे पॉइंट हम लिख के आएंगे, कॉपियां भर के आएंगे भैया हम तो। अब बात करते हैं रीजंस की, यानी कि हम जो है एक्सपेंशन को क्यों लगा रहे हैं, रीजंस ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। वहां पर एनवायरमेंट क्या था, स्टेबल। यहाँ पर एनवायरमेंट ने स्पीड पकड़ ली। तो बताओ अदनान बताओ, एनवायरमेंट स्पीड पकड़ेगा तो हम भी क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे या स्टेबल ही रहेंगे? मैम हम भी एक्सपेंड करेंगे। क्या हुआ, नाश्ता कर लिया तूने? इसने कैमरे को बार बार ही बंद करके नाश्ता कंप्लीट कर लिया। अब क्या कर रहे हैं? मैम काम है थोड़े, बस वही। हाँ ठीक है। ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम में आएगा ही आएगा, और आज वो 5 नंबर आप अपनी जेब में लेके जा सकते हो, या फिर जेब अगर फटी हुई हो तो फिर आपका लॉस। चलो ओके, तो एनवायरमेंट का क्या हो गया, एनवायरमेंट स्पीड में आ गया। इसका लैंग्वेज इसने क्या लिखा, एनवायरमेंट इज इन द पेस ऑफ एक्टिविटी। पेस ऑफ एक्टिविटी यानी कि स्पीड में है, पेस ऑफ एक्टिविटी टेक्निकल वर्ड है। ओके चलो नेक्स्ट, ध्यान से मेरी बात सुनना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ध्यान से एग्जीक्यूटिव यानी कि जैसे बोलते हैं ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि एग्जीक्यूटिव्स जो कंपनी के बड़े बड़े लोग हैं, उनको ना किस बात में
इस बात में कि हमारी कंपनी जो है ग्रो कर रही है, इस बात में प्राउड फील होता है। प्रिसाइडिंग ओवर यानी कि प्राउड फील होता है। जैसे कि मान लो, सुनना मेरी बात ध्यान से, ग्रोथ यानी कि बहुत सारे बिजनेस में धीरे करके हम एंटर कर रहे हैं। रिलायंस क्या चाहता है? रिलायंस को घमंड ही तो है इस बात का कि इंसान कपड़ा पहने तो रिलायंस ट्रेंड का पहने, ज्वेलरी पहने तो रिलायंस ज्वेलरी, बात करे तो रिलायंस कम्युनिकेशन। बोलो हाँ कि ना? तो इस बात में उनको घमंड है, प्रिसाइडिंग ओवर, प्राइड है इस बात का कि हमारा बिजनेस हर जगह है। प्रिसाइडिंग ओवर द ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं इतना ग्रो कर रहा हूं और एक दिन ऐसा आएगा कि अंबानी और अडानी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर भी राज करना चालू कर देंगे। एक दिन ऐसा आएगा, देखना। नेक्स्ट इज मोर कंट्रोल ओवर द मार्केट। तो बताओ, क्या नाम है, शशांक तुम बताओ, अगर मान लो मैं अपना कंट्रोल करना चाहती हूँ तो मुझे एक्सपेंशन करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी से काम चल जाएगा? एक्सपेंशन करना पड़ेगा। इसीलिए तो क्या होता है, जितनी टीम्स बनती है सीए के अंदर पढ़ाने के लिए, क्या करते हैं ये, एक्सपैंड तो करते हैं अपने बिजनेस को, सारे सब्जेक्ट को मिला के। अगर अपने अपने पे लगेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। जितना ज्यादा मार्केट प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा हम लोग का एक कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर। वेरी गुड शशांक। ओके, लास्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कौन बताएगा ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? 11 रुपए का शगुन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सप्लेन करने के लिए। मैम वो ये होता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कि यस मैम कॉस्ट पर यूनिट लो हो जाएगा आज प्रोडक्शन करने से। ज्यादा प्रोडक्शन करके कॉस्ट। अदनान तो देखो, ये तो बिजी था ना कहीं पर। मैम 11 रुपए के लिए आना पड़ गया। ओके सर ऋतिक तुम भी ट्राई करो, तुम कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा प्रोडक्शन करके कॉस्ट एफिशिएंसी का बेनिफिट लेना है हाँ, क्योंकि हम क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट अप टू सर्टेन एक्सटेंट, है ना? समझ में आते हैं वो सब चीजें। तो क्या होगा, अगर एक्सपेंशन करोगे तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अब आप देखना, सुनना, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ वर्बली। एक कंपनी है XYZ। श्वेता, सबसे पहले मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट करती हूँ। एक कंपनी है XYZ, ठीक है? वो कंपनी चाहती है कि बाजार में ना उसका ही सामान बिके, वो चाहती है कंट्रोल करना बाजार के अंदर। फिर वो एनवायरमेंट की स्टडी करती है और उसको मालूम ये पड़ता है कि यस द एनवायरमेंट इज इन द पेस ऑफ द एक्टिविटी। तो बताओ कंपनी को कौन सी स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी चाहिए? एक्सपेंशन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी है ABC लिमिटेड, एक्सटेंशन नहीं एक्सपेंशन। ये डेट की बात है, ये डेट की बात कर रही है लड़की, है एक्सटेंड कर रही है। हाँ ओके, सो नेक्स्ट इज द कंपनी ABC कंपनी। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और अपना आंसर आप चैट बॉक्स के अंदर लिख के भेजेंगे। ठीक है, देखते हैं किसका सही आता है किसका गलत आता है। ओके, सो द क्वेश्चन इज, एक कंपनी है ABC और वो जो कंपनी है वो कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसके अंदर उसने ज्यादा एफर्ट नहीं लगाए हुए। अब वो कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मेरे पास आता है और वो कहता है कि मैम मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसी कंपनी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनूं जिसका कंट्रोल पूरी मार्केट में है। तो बताओ, वो मुझसे पूछ रहा है कि कंपनी अभी करंटली कौन सी स्ट्रेटजी लगा रही है? कंपनी अभी करंटली कौन सी स्ट्रेटजी लगा रही है? दीपांशु। मैम ये एक्सपेंशन लगा रही है क्योंकि जब वो पूरे मार्केट को टेक ओवर करना चाहती है। दीपांशु, लगा तो स्टेबिलिटी रही है और जाना कहाँ चाहती है? एक्सपेंशन में। आई रिपीट, ABC कंपनी कम एफर्ट्स लगा रही थी और उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे कंट्रोल करना है मार्केट के ऊपर। तो अभी कौन सी लगा रही है? स्टेबिलिटी। इसका मतलब बस यही पकड़ना है, यानी कि जब भी कोई केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा स्ट्रेटजी के ऊपर तो आपने क्या करना है, आखिरी की लाइन पहले पढ़नी है और ये देखना है कि मांग क्या रहा है।
ये नहीं कि बॉस अच्छा ग्रोथ लिखा है, अच्छा एग्जीक्यूटिव वर्ड लिखा है, अच्छा प्रिसाइडिंग वर्ड लिखा है, कंट्रोल वर्ड लिखा है, तो वर्ड पकड़ा और आंसर चेप दिया। ये नहीं, ये देखो कि वो मांग क्या रहा है, क्वेश्चन की मांग क्या है। क्वेश्चन की मांग प्रेजेंट पूछ रहा है, पास्ट पूछ रहा है, फ्यूचर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो, उस पर बेस्ड ही आपका आंसर सही और गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कंपनी PQR को कॉन्जिक्यूटिवली 5 साल से लॉसेस हो रहे हैं। उसका ऑफिसर मेरे पास आता है, उसका ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेरे पास आता है कि मैडम मेरे को कोई स्ट्रेटजी बता दो। मैंने कहा किस चीज की स्ट्रेटजी बता दूं? तो कहता है कि मैम मुझे इस चीज की स्ट्रेटजी बता दो कि मैं अपने आप को इन लॉसेस से बाहर निकाल पाऊं। तो मैंने उसको बोला कि एक काम कर, तू मुझे अपनी स्टेटमेंट्स दिखा। उसने मुझे अपनी स्टेटमेंट्स दिखाई। आई फाउंड प्लीज डू नॉट रिवर्ट बैक। नो, इनकम्प्लीट क्वेश्चन चल रहा है अभी, डोंट रिवर्ट बैक। क्विक ना करे, क्विक ना होए, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। केस बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है, आपकी ड्राफ्टिंग केस स्टडीज बहुत लंबी लंबी आती है। उस बंदे ने अपने फाइनेंशियल्स देखे और उस बंदे ने अपने फाइनेंशियल्स दिखाए और मैंने ऑब्जर्व किया कि बंदे के फाइनेंशियल बहुत ज्यादा कमजोर हैं, रेशियोज बहुत ज्यादा हल्के पड़ गए हैं। और इसी को देखते हुए मैंने उसे कहा कि तुझे बिजनेस बंद कर लेना चाहिए। पर उसने मुझे कहा कि ठीक है मैम, ये तो आपने आज के लिए बता दिया, बट अगर मैं चाहूं कल को रिवाइव बैक करना तो मैं सबसे पहले स्टेबिलिटी लगाना चाहूंगा या फिर मैं एक्सपेंशन की तरफ मुझे भागना चाहिए। तो बताओ क्या एडवाइस जानी चाहिए मेरी तरफ से उसके लिए? गलत जवाब। एडवाइस वुड बी डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ द एनवायरमेंट। इट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ द एनवायरमेंट। हम उसे बोलेंगे, हम उस वक्त का एनवायरमेंट देखेंगे, बढ़ रहा होगा तो एक्सपेंशन लगाएंगे और घट रहा होगा या स्टेबल होगा तो उस अकॉर्डिंग काम करेंगे। बोलो हाँ कि ना? मैम लेकिन अगर वो कंपनी पहले से ही लॉसेस में चल रही है और वो अगर बाद में अभी के लिए अगर हम उसको रिट्रेंच कर रहे हैं और अगर बाद में मान लो अगर मार्केट आगे जा भी रहा है तो भी मैम हम एक बारी में तो पूरा चीज कवर कर नहीं पाएंगे ना। एक बार में हम अगर स्टार्ट से शुरू करें, अगर हम जीरो से शुरू करें तो एक बार में हम एक्सपैंड तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए फर्स्ट फेज तो ये रहेगा ना सर्वाइवल। अगर हम स्टेबिलिटी लेकर आए तो पहले ही हम एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं? बताती हूँ। ऐसे कर सकते हैं जैसे कि अभी क्लास के बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, जल्दी सब कर रहे हैं, तो ऐसे जल्दी सबका हो जाता है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट। इसका आंसर क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट। ले, आपने तो वो पूछा स्ट्रेटेजी कौन सी है, तो आपने ये थोड़ा बोला कि सजेशन दो। ऑप्शन देंगे ना, आपने दो ऑप्शन देंगे। इट कैन बी द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी and it can be the expansion strategy depending upon the environment. उसके बाद उस आप जितने आपने रीजन पढ़े थे ना स्टेबिलिटी के और एक्सपेंशन के, फिर आप रीजंस लिख के आओगे। तो उसने क्या किया? नहीं, अगर आप इनडायरेक्टली केस बेस्ड फॉर्म किया, रीजन पूछने का इनडायरेक्ट केस बेस्ड फॉर्म किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने तो सीधा पर्टिकुलरली बोला ना स्टेबिलिटी लगेगी कि एक्सपेंशन, आप ये लिख देते राइट योर कमेंट्स या ऐसा कुछ। आपने थोड़ा सा मेरे को लगता है स्कैम एग्जाम में भी सेम ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नहीं एग्जाम में यार, थोड़ी वहाँ पे बताते ऐसा हैं। होता है कि अपने कमेंट्स दे दो या कुछ भी है, वो ऐसे थोड़ा बोलते हैं। सर तुम अपने कमेंट दो ना, तो मैम मैं रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर से सवाल पूछूंगी, तुम फिर से अपने कमेंट्स देना, ठीक है? चलो रिट्रेसमेंट कर ले अभी। ठीक है मैम। काम में फिर दोनों ओपिनियन लिख देंगे या फिर एक चीज लिखेंगे? हाँ, एक्चुअली अदनान मैंने आपको ये बताया कि ये जो क्वेश्चन था ना, जो एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था रीजंस को इनडायरेक्टली पूछने का। तो यहाँ पर आपको रीजंस बताने पड़ेंगे कि अगर कंपनी के पास में ये रीजंस होते हैं तो वो स्टेबिलिटी ऑफ कर सकता है, अगर कंपनी के पास ये रीजन है तो कंपनी एक्सपेंशन में जा सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट इज योर रिट्रेंचमेंट। हमने पढ़ा फीचर्स। मैं वापस से उस टेबल पे आती हूँ। वो टेबल कहाँ गई? टेबल पे आती हूँ, ये देखिए ये टेबल ये रही। हमने फीचर्स किस के पढ़ने थे? हमने फीचर्स पढ़ने थे स्टेबिलिटी के पढ़ लिए, एक्सपेंशन के पढ़ लिए और कॉम्बिनेशन के पढ़ने नहीं है। अब बस रिट्रेंचमेंट पे जाना है ना? चले रिट्रेंचमेंट के ऊपर। ओके मैम इसमें 2 रूट्स भी लिखे हुए हैं एक्सपेंशन के।
क्या बोलते हैं देवांश, वो हम टाइप्स में कंसिडर करेंगे। एज ऑफ नाउ उसको कट कर दो क्योंकि हम टेबल के हिसाब से जा रहे हैं। जब हम आगे टाइप्स पे देखेंगे ना, टेबल में मैंने आपको दिखाया ना टाइप्स, ये देखो, ये रहा ना, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे रीट्रेंचमेंट के ऊपर, और रीट्रेंचमेंट आप अपने नोट्स में खोल लेंगे या आपकी बुक में खोल लेंगे एज पर दी सर्कमस्टांसेस। आ जाइए। रिट्रेंचमेंट में 3 बातें की गई बस, और 99% अगर रिट्रेंचमेंट का क्वेश्चन आया इस पेज से उठ के ही आएगा। 99% अगर रिट्रेंचमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ये पेज जो है हेल्प ना करे। तो ये पेज इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है इस पेज के अंदर। सबसे पहला मीनिंग है। मीनिंग में क्या बोला उसने बोला कि हम एक एक्टिविटी को जो है रिट्रेंच कर सकते हैं, हम एक डिवीजन को, एक पर्टिकुलर बिजनेस को रिट्रेंच कर सकते हैं, और हम कंप्लीट बिजनेस को यानी कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भी लिक्विडेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने मीनिंग में पढ़ भी लिया था। अब 2 बातें कहता है, ध्यान से मेरी बात सुनना। 2 बातें। पहली बात कौन सी है? कंपल्शंस में बी सच एज। कंपल्शन का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी यानी कि मैंडेटरी, यानी कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब आपको मैंडेटरी रिट्रेंचमेंट कर ही लेना चाहिए। इतनी बात समझ आती है। और दूसरा है डिस्क्रिशनरी। मैम मुझे तो मैक और डैक याद आ रहा है ना? बस यहीं पर यही है, मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी। यहाँ पे मैंडेटरी है और यहाँ पे डिस्क्रिशनरी है। क्या दोनों में अंतर आपको समझ में आता है, मैंडेटरी में और डिस्क्रिशनरी में? ओके, सबसे पहले सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंडेटरी यानी कि ऐसे सर्कमस्टांसेस जहाँ पे रिट्रेंचमेंट कर ही लेना चाहिए। तो देखो क्या क्या है। ऑब्सोलेंस ऑफ द प्रोडक्ट। अब EISM रहा ही नहीं, EIS रहा ही नहीं, ऑप्शनेट हो गया। तो बाकी अब मैं क्या ही कहूँ। ऑब्सोलेंस अगर हो जाता है प्रोडक्ट आपका तो क्या करना पड़ेगा? आपको बंद ही करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर थिंग, राइट? इससे अच्छा एग्जांपल आज की डेट में तो मैं क्या ही दूं। नेक्स्ट इज बिजनेस बिकमिंग अनप्रॉफिटेबल, यानी कि आगे भी प्रॉफिट्स नजर नहीं आ रहे, लॉसेस ही नजर आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कंपटीशन कैसा है? हाई। जो देखो ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, देयर इज हाई कंपटीशन। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री ओवर कैपेसिटी। आज के टाइम पे बहुत अच्छा एग्जांपल है कि पढ़ाने वाले टीचर ज्यादा हैं और पढ़ने वाले बच्चे कम है। इंडस्ट्री इतना ओवर कैपेसिटी से जूझ रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि अच्छी टीचर्स कम है, बट फिर भी चलो। लास्ट पॉइंट इज फेलियर ऑफ स्ट्रेटजी, यानी कि आपने जो सोचा वो अगर हो नहीं पाया, अगर आपकी स्ट्रेटजी फेल कर गई तो फिर आपको कंपनी को बंद कर देना, या उस जो आपने सोचा वो वाली स्ट्रेटजी अगर बंद हो गई तो फिर आप हो सकता है उस पार्ट को क्या कर दो, बंद कर दो। ठीक है, बात समझ आ गई? ये थे आपके कंपल्सरी रिट्रेंचमेंट। अब क्या होगा, क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन में पता क्या करेगा, ऐसे कहानी बनाएगा। कंपनी ना टाइपराइटर मैन्युफैक्चर करा करती थी और आज के जमाने में टाइपराइटर होते ही कहाँ है। ठीक है, ऐसे करके फिर क्या हुआ, कंपनी जो है ना धीरे धीरे करके डाउनफॉल में चली गई और उसका बिजनेस अनप्रॉफिटेबल होता चला गया। और धीरे धीरे करके जैसे अनप्रॉफिटेबल होता चला गया तो जो उसने सोचा उसकी स्ट्रेटजी फेल हो गई। बताओ उसको कंपल्सरी फॉर्म में कौन सी स्ट्रेटजी ऑप्ट कर लेनी चाहिए? रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ओके। अब बात करते हैं डिस्क्रिशनरी, यानी कि हमारे ऊपर है, इट इज अप टू अस कि हम ये करना चाहें या नहीं। तो हम कुछ ऐसा देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तभी तो डिसाइड करेंगे। तो हमने क्या बोला, सबसे पहला भैया ऐसा है, लक्स कोजी, ये आराम का मामला है। द मैनेजमेंट नो लॉन्गर विशेस टू रिमेन इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, मेरा मन ही नहीं कर रहा EIS पढ़ाने का, तो क्या करोगे? डिस्क्रिशनरी आ गया ना। श्वेता, बात समझ आई?
ओके, नेक्स्ट इज एनवायरमेंट इज थ्रेटनिंग। मैम मुझे डर लग रहा है, या फिर कोई इंसान आया कि मैम मुझे डर लग रहा है, शायद मैं इतनी अच्छी आईएएस ना पढ़ा पाऊं, तो फिर तो मत ही पढ़ा। सुनना ध्यान से, हमारे पास में ना एक पॉइंट था एनवायरमेंट को लेके, एनवायरमेंट को लेके। एनवायरमेंट इज स्टेबल, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। एनवायरमेंट इज इन द स्पीड, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। एनवायरमेंट इज थ्रेटनिंग इन नेचर, डर लग रहा है कि आगे सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, निकल लो पतली गली से, रिट्रेंचमेंट। पर कंपल्सन नहीं है कि डर जो है ना वो आपके अंदर है, डर जो है वो बेसिकली वो आपके अंदर हो रहा है कि एनवायरमेंट थ्रेटनिंग लग रहा है आपको एनवायरमेंट थ्रेटनिंग लग रहा है, तो आपकी डिस्क्रिप्शन होगी आपको काम आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। अब एक सुनना इस बंदे की बात, ये बंदा मेरे पास आया, ये बंदा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कहता है मैम मेरे को कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? कि मैं जो हूँ बहुत ही लॉसेस से गुजर रहा हूँ, बट आपको पता है कि अगर मुझसे कोई कहे कि इस बिजनेस को आगे चलाओ, तो मैं फिर भी कह सकता हूं कि अगर मैं आगे चलाता हूं तो दो ऑप्शन है, ध्यान से मेरी बात सुनना, दो ऑप्शन है, स्टेबिलिटी देखी जा सकती है या फिर स्टेबिलिटी देखी नहीं जा सकती है। बिजनेस को आगे कैरी करने के दो ऑप्शन है, यानी कि अगर मैं कैरी करता हूं तो मैं स्टेबल बन सकता हूं, या अगर कैरी करता हूं तो स्टेबल नहीं बन सकता हूं। तो वो कह रहा है कि मैम अगर मैं आगे कैरी करता हूं तो मेरा बिजनेस अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे भाई बंद कर दे। अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखी जा सकती है तो क्या बोलेंगे भाई चला ले, तो फिर रिट्रेंचमेंट के लिए उसको नहीं बोलेंगे। तो यानी कि स्टेबिलिटी देखी जा सकती है, यानी कि बंदा स्टेबल आ सकता है, तभी तो कहते हैं एबीसी एंड रिड्यूस्ड। हम क्या करते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके, आपने अकाउंट से पढ़ा है ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके अपने डेटर्स क्रेडिटर्स अपने सारे लोगों से बातचीत करके, बैंक वाले लेंडर सबसे बात करके क्या करना चाहते हैं? कंपनी को स्टेबल बनाना चाहते हैं। बट अगर फिर भी आपको लग रहा है कि अनप्रॉफिटेबल होगा, तो आप रिट्रेंचमेंट कर लीजिए, आपका ऑप्शन है। इंटरनल कंस्ट्रक्शन में जाना आपका ऑप्शन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद कंपनी चलाना आपका ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? बोलो हाँ कि ना। आज तक भी एग्जाम में वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आया कि डिस्क्रिशनरी रिट्रेंचमेंट कब तक होना चाहिए, हम ऑलमोस्ट कंपल्शंस वाला ही आया है, मैंने आपको बता दिया। तो कंपल्सरी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? तो वी आर डन विद द रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी के फीचर्स ऑल्सो। तो वापस से उस टेबल पे आएंगे और उस टेबल पे देखेंगे, अपने में टेबल देखेंगे, हमने मीनिंग पढ़ लिया, हमने फीचर्स पढ़ लिए। किस किस के फीचर्स थे? स्टेबिलिटी के थे, एक्सपेंशन के थे, उसके बाद रिट्रेंचमेंट के थे। कॉम्बिनेशन का विकेट आउट हो चुका था, अब किसका विकेट आउट होगा? स्टेबिलिटी का विकेट आउट होगा। आगे कौन बढ़ेगा? बच्चे किसके होंगे? रिट्रेंचमेंट के बच्चे होंगे और एक्सपेंशन के बच्चे होंगे। इज दैट क्लियर? हाँ जी, रेस हैंड किसने किया था? कोई क्वेरी, कोई डाउट है क्या बेटा? हाँ यस मैम। हाँ मैम, ये आपने कहा स्टेबिलिटी नहीं देखी जा सकती जहाँ पे बिजनेस अनप्रॉफिटेबल है, तो मैम ये समझ नहीं आया, मतलब अगर स्टेबिलिटी है तो हम बिजनेस बंद क्यों करेंगे? स्टेबिलिटी देखी जा सकती है, बिजनेस भले ही अनप्रॉफिटेबल है आज के लिए, बट कल के लिए प्रॉफिटेबल होगा। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा महक कि आप इतना नहीं पढ़ पा रहे हो, आप आधा टॉपिक ही पढ़ के आ जाओ। सिमिलरली हम ऑर्गेनाइजेशन को कह रहे हैं कि ठीक है आज प्रॉफिट्स नहीं है, ना के बराबर प्रॉफिट्स है, कल को मैं आपके प्रॉफिट्स देख सकती हूं, तो हम क्या करेंगे? रहेंगे। और अगर मान लो प्रॉफिट्स मुझे नजर नहीं आ रहे, अनप्रॉफिटेबल यानी कि रहेंगे ही नहीं प्रॉफिट्स, तो क्या करेंगे? अभी बंद कर देंगे। मैं पढ़ ही नहीं सकती, मैं मेरे घर में शादी आ गई, मैं पढ़ ही नहीं सकती, काम ही खत्म, तुम बंद कर दो। इज दैट क्लियर? ओके, सो वी आर डन विद द फीचर्स ऑल्सो। अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चे किस किस के होंगे? एक्सपेंशन के और रिट्रेंचमेंट के। सबसे पहले हम बात करते हैं रिट्रेंचमेंट की, ठीक है? आसान है, समझते हैं रिट्रेंचमेंट के बारे में। रिट्रेंचमेंट में ना 3 चीजें हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो कितने नंबर की है? पहली है स्टेबिलिटी,
दूसरी है एक्सपेंशन और तीसरी क्या है रिट्रेंचमेंट। इसके बच्चे भी कितने हैं 3। ठीक है, कौन कौन से बच्चे हैं बात करते हैं। सबसे पहला आता है आपका टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। क्या आता है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। सेकंड आता है, पन्ने मत पलटो अभी, देखो सुनो मेरी बात। फिर आता है डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी और थर्ड आता है आपका लिक्विडेशन। मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे एक्सट्रीम क्या है लिक्विडेशन। हम सब कुछ एकदम एक्सट्रीम नहीं करते। अगर मेरे बाल सफेद हो रहे तो पहले मैं रूट टचअप कराऊंगी, फिर और सफेद हो जाएंगे, फिर मैं पूरा कलर कराना चालू कर दूंगी और एक दिन ऐसा होगा कि बाल ही नहीं रहेंगे। बोलो हाँ कि ना, यस और नो। हाँ जी केमन बताइए क्या डाउट है। मैम गलती से हो गया। ओके सो बताओ ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है रिट्रेंचमेंट के अंदर जो एक्सट्रीम स्ट्रेटजी है। लिक्विडेशन, जहां पर अपनी एसेट्स को बेच दिया लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये अगर हमारा लिक्विडेशन वाला पॉइंट है तो यहां से यहां आते हुए धीरे करके एक्सट्रीमनेस बढ़ती चल जाएगी। और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो कैसा है, कम एक्सट्रीम है, फिर थोड़ा और एक्सट्रीम है और फिर पूरा ही एक्सट्रीम है। क्या इतनी बात समझ आती है। तो अगर पहले टर्न अराउंड है, फिर डाइवेस्टमेंट है, फिर लिक्विडेशन है, तो आपको एक्सट्रीमनेस समझ में आ गई। बोलो हाँ कि ना। ओके अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक बच्चा है बिगड़ता चला जा रहा है, तो क्या करती है मम्मी, 2 थप्पड़ लगाती है और ठीक करती है उसको। सिमिलरली कंपनी है बिगड़ती चली जा रही है, सुनना, कंपनी है बिगड़ती चली जा रही है तो क्या करते हैं, कंपनी को भी पटक के ठीक ठाक करते हैं कि नहीं करते हैं। और इसी प्रोसेस को कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी को पटक के ठीक कर देना। बोलो हाँ कि ना। और फिर उसके आगे लिख देना पटका हुआ बच्चा, ABC एंड रिड्यूस्ड। लिखते हो। जब वो बच्चा नॉर्मल हो जाता है तो रिडक्शन वर्ड हटा देते हैं। अपने अकाउंट्स को मेरे से रिलेट कर पा रहे हो। आपको पता है जो आप अकाउंट्स में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हो उसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में टर्न अराउंड कहते हैं। तो स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू टर्न अराउंड एंड द मेथड इन अकाउंट्स इज नोन एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो क्या आपको टर्न अराउंड पहले से आता था। यस मैम, आपको टर्न अराउंड पहले से ही आता था। पर क्या आपको जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ाया गया तो उसकी थ्योरी कराई गई कि इसकी स्ट्रेटजी को कहते हैं टर्न अराउंड। अगर कराई गई होती तो आज आपको यहाँ पर पता होता। तो यानी कि कंपनी को इंटरनली मार के ठीक ठाक करना, उसको क्या कहते हैं, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। इज दैट क्लियर। बात समझ आती है। बोलो हाँ कि ना। क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी की। डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो बिजनेस आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा ना, उस बिजनेस को, उस पार्ट ऑफ बिजनेस को बंद कर देना। डाइवेस्टमेंट क्या कर देना, उस पार्ट ऑफ बिजनेस को बंद कर देना, यानी कि डाइवेस्टमेंट। बात समझ आई। बोलो हाँ कि ना। आपको याद होगा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ग्लास को लेके। वो गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ग्लास का प्राइस 10,000 है, वहां बाहर जाके 8,500 आ रहा है। आपने ही मुझे कहा था ना कि मैम आप इंडोर मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो। आप ही ने कहा मुझे, तो मैंने बंद कर दिया। क्या था ये, बेसिकली डाइवेस्टमेंट था। बेसिकली मैंने क्या किया, अ पार्ट ऑफ बिजनेस को बंद कर दिया। अब मैं कह रही हूं कि मेरे बहुत सारे बिजनेस है, अब मेरे को गाड़ी बनाने वाले बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं खाली उस बिजनेस को बंद कर दूंगी, मैं बाकी बिजनेस चलाऊंगी अपने। इज दैट क्लियर। बोलो हाँ कि ना। चलो, लिक्विडेशन इट इज द एक्सट्रीम स्ट्रेटजी, यानी कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही बंद कर देना। लिक्विडेशन इज द एक्सट्रीम स्ट्रेटजी। क्या इतनी बात समझ आ गई। रिट्रेंचमेंट क्लियर हो गया। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, इसके स्टेप्स है 5। ठीक है, तो आप वो स्टेप जो है अच्छे से पढ़ेंगे और उन स्टेप को स्टडी मैट से रेफर करके उसका आंसर फ्रेम करके छोड़ देंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ओके। बच्चा कह रहा है कि मैम पिछली बार क्या क्वेश्चन आया था वो बता दो, उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर लेंगे। तो पिछली बार आई थिंक उसमें से आया था कॉन्ग्लोमरेट और उसमें से आया था एक्सपेंशन का ही पार्ट था वो।
पिछली बार जो है एक्सपेंशन में से क्वेश्चन आया है, नहीं पिछली बार रिट्रेंचमेंट में से क्वेश्चन आया है, और उससे पिछली बार डाइवर्सिफिकेशन में से क्वेश्चन आया है, ठीक है। पर रिट्रेंचमेंट के टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को कर लेंगे आप। ओके करें। तो यहाँ पर टर्न अराउंड का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पिछली बार जो आपका क्वेश्चन आया वो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी के जो हमने फीचर्स किए थे ना, उसमें से क्वेश्चन आया था, ठीक है। कंपलसरी रिट्रेंचमेंट कब होना चाहिए। इस बार के लिए अगर रिट्रेंचमेंट में से क्वेश्चन आएगा तो वो टर्न अराउंड का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। डन है। अब हमारे पास कौन बचता है, एक्सपेंशन बचता है, एक्सपेंशन बचता है, एक्सपेंशन के बच्चे बचते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको बहुत ही इजी शब्दों में, इजी कंटेंट के साथ मैं आपको एक्सपेंशन कराऊंगी, ठीक है। मैं जितना सोचने के लिए आपको बोलूंगी आप सिर्फ उतना ही सोचेंगे, ओके। जितना मैं आपको सोचने के लिए बोलूंगी आप सिर्फ उतना ही सोचेंगे, ओके। सबसे पहले एक्सपेंशन को समझने के लिए एक बात को समझेंगे। एक्सपेंशन को समझने के लिए एक बात को समझेंगे, क्या कि एक्सपेंशन जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जहां पर कि क्वेश्चन जो आता है वो केस बेस्ड क्वेश्चन आता है 99 या 100%, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, केस बेस्ड के फॉर्म में आपके पास कंटेंट होना चाहिए। बट इस अटेम्प्ट के लिए मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मेट में भी एक्सपेंशन में से आ सकता है। मैं आपको वो क्वेश्चन भी कराऊंगी, मैं आपको वो क्वेश्चन भी कराऊंगी, ठीक है। चलो ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं आपसे कह रही हूं मेरे पास में दो रास्ते हैं। सबसे पहला क्या है, इंटेंसिफिकेशन। सिचुएशन इंटेंस होती जा रही है, अब क्या होगा पिक्चर के अंदर, इंटेंसिफिकेशन, यानी कि हम उसके अंदर घुसते ही चले जा रहे हैं। इंटेंसिफिकेशन एक रास्ता है। उसके बाद दूसरा रास्ता है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि एक के साथ एक और, मतलब बेसिकली डाइवर्सिफाई कुछ हो रहा है, ओके। एंड एक और सिचुएशन है, यानी कि अलायंसेस फ्रेम हो रहे हैं, कोई भी किसी के साथ में हमेशा के लिए नहीं है, आप नॉर्मल एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए साथ में है। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम के लिए आपने क्या प्रिपेयर करना है। आपने प्रिपेयर करना है इन तीनों में से आपने सबसे पहले प्रिपेयर करना है स्ट्रेटेजिक अलायंस। अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोलूं तो मुझे लगता है स्ट्रेटेजिक अलायंस आएगा। तो हमारे पास तीन तरीके हैं, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो मैंने आपसे क्या कहा, ए नंबर पे आएगा आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस, बी नंबर पे आएगा आपका डाइवर्सिफिकेशन एंड इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन को क्या किया यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जगह ये लेके गए चैप्टर नंबर 2 के अंदर, तो हमें भी यहाँ पर नहीं पढ़ना। अब इन्होंने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन को यहाँ पर रखा, तो डाइवर्सिफिकेशन हमको पढ़ना है, ठीक है। अब डाइवर्सिफिकेशन के 4 बच्चे हैं। डाइवर्सिफिकेशन कितने बच्चे, 4 बच्चे। तो एक्सपेंशन के 3 बच्चे हो गए, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन के 4 बच्चे हुए। बच्चों के नाम क्या क्या हुए, बच्चों के नाम हुए वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कॉन्सेंट्रिक इंटीग्रेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट पे क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में नहीं आएगा। अब बात करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की। जो डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपसे कह रही थी वो यहां से उठ के आ सकता है। अगर उसे केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं देना होगा तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कंटेंट यहां से आपको उठा के देगा, ठीक है। जो मैं आपसे कह रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, इतना तक समझ में आ रहा है। अब मैं आपको डायग्राम फॉर्म में समझाती हूँ चीजें एक एक करके। सबसे पहला है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन मैं एक वर्टिकल लाइन खींचती हूँ, ये रही आपकी वर्टिकल लाइन, ये रही आपकी वर्टिकल लाइन। और इस वर्टिकल लाइन पे क्या करती हूँ, इस वर्टिकल लाइन पे ना मैं आपके लोग बना देती हूँ। कौन से लोग,
सप्लाई चेन के लोग। कौन से लोग? सप्लाई चेन के लोग। कौन कौन से लोग होते हैं? सबसे पहला आता है मैन्युफैक्चरर, फिर आता है होलसेलर, आता है, फिर आता है रिटेलर, और फिर क्या आता है? फिर आता है कंज्यूमर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे सप्लाई चेन पढ़ रखी है, बोलो हाँ कि ना। ये क्या है? एक सप्लाई चेन है। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब लेट सपोज आप जो हैं, आप एक प्रोडक्ट के होलसेलर हैं, आप एक प्रोडक्ट के होलसेलर हैं, ठीक है। और आपने कहा यार मैं तो होलसेलर हूं, मैं तो सामान किससे लाता हूंगा? मैन्युफैक्चरर से। और सामान किसको देता हूंगा? रिटेलर को। हाँ कि ना? क्यों ना एक काम किया जाए, जहां से मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके साथ में ही शेक हैंड कर लिया जाए, उसके साथ में ही शेक हैंड कर लिया जाए। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यानी कि अपने ही इनपुट प्रोवाइडर, कॉपी से मत देखना, अपने ही इनपुट प्रोवाइडर के साथ में मैं क्या कर सकती हूँ? काम कर सकती हूँ। अपने ही इनपुट प्रोवाइडर के साथ में मैं काम कर सकती हूँ। लेट सपोज मेरी आटे की होलसेल है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? गेहूं वाले के साथ में क्या कर सकती हूँ? शेक हैंड कर सकती हूँ। बोलो हाँ कि ना। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? वर्टिकल इंटीग्रेशन। किसके साथ में? इनपुट प्रोवाइडर के साथ में। इतनी बात समझ आई? ओके। अब मैं आटे की ही होलसेल करती हूँ, बट डिफरेंट रिटेलर्स के पास जाता है। बोलो हाँ कि ना। मैंने क्या किया? इन रिटेलर्स के साथ में शेक हैंड कर लिया, तो ये क्या बन गया? ये भी एक तरीके से इंटीग्रेशन बन गया। ये क्या बन गया? ये भी एक तरीके से इंटीग्रेशन बन गया। बट किसके साथ बन गया? आउटपुट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। इनपुट प्रोवाइडर होता है तो आउटपुट प्रोवाइडर नहीं होता, आउटपुट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो अगर मैंने बोला होलसेलर भी मेरी, मतलब मैं आटा बेचूंगी होलसेलिंग में और रिटेलर्स भी सारे मेरे हो जाएंगे, तो कस्टमर तो मेरा ही आटा खरीदेगा ना। बोलो हाँ कि ना। सब जगह मेरा ही आटा, मेरा ही आटा और मेरा ही आटा। यही काम तो पेप्सी और कोका कोला करती है, डेजिग्नेटेड कर देती है। बोलो हाँ कि ना। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। यानी कि अपने इनपुट प्रोवाइडर के साथ आपकी सप्लाई चेन में एक इंसान पहले या फिर एक इंसान बाद में जब आप क्या करते हो? शेक हैंड करना चालू करते हो, उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल इंटीग्रेशन। और जब आप पीछे वाले के साथ में करते हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। और जब आप आगे वाले के साथ में करते हो तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ये हो गया फॉरवर्ड और ये हो गया बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो बताओ बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है? बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है अपने ही इनपुट प्रोवाइडर के साथ में शेक हैंड कर लेना। तो अच्छा एक बात बताओ अदनान, अगर मान लो मैंने आटे की बात करी थी, तो ये जो सप्लाई चेन है पूरी, ये आटे की ही है ना। गेहूं के बाद आटा है कि नहीं? क्या मैं क्वेश्चन पूछूं ध्यान से? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आई एम द होलसेलर ऑफ आटा, ठीक है, एंड I am doing shake hand with the person who is manufacturing rice? Is that vertical integration? No. Why? Because वो same supply chain है ही नहीं। आटे की सप्लाई चेन अलग और राइस की सप्लाई चेन अलग। बोलो हाँ कि ना। बात समझ आया? बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब वर्टिकल इंटीग्रेशन में हम सेम सप्लाई चेन में ही रहेंगे, यानी कि nonetheless the same kind of product. Yes or no? अगर मान लो मैं कपड़े के बिजनेस में हूं तो मैं कपड़े के मैन्युफैक्चरर के साथ ही तो शेक हैंड करूंगी। यस और नो? मैं मेकअप मैन्युफैक्चर करने वाले के साथ शेक हैंड थोड़ी करूंगी, और अगर करूंगी तो उसको वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं बोलेंगे। बोलो हाँ कि ना। ओके, तो माय क्वेश्चन टू यू, फर्स्ट, वर्टिकल इंटीग्रेशन में सप्लाई चेन सेम होती है या डिफरेंट भी हो सकती है? सेम होती है। सेम। जो हम शेक हैंड करते हैं वो किस किस से कर सकते हैं? बैकवर्ड भी हो सकता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तुमने मेरा सवाल नहीं सुना। किस किस से कर सकते हैं? रिटेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, मैन्युफैक्चरर से। अच्छा एक बात फॉरवर्ड बताओ। और एक स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप बैकवर्ड। The answer is input provider and output distributor. एक बात मुझे बताओ वंश,
अगर मैं रिटेलर हूं बेटा, तो रिटेलर के केस में तो दो लोग इनपुट प्रोवाइडर हुए ना। फिर तो मैं होलसेलर के साथ भी कर सकती हूँ, मैन्युफैक्चरर के साथ भी कर सकती हूँ, बट मैं दो वर्ड क्यों लिखूं, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर? मैं एक ही वर्ड लिखूंगी, इनपुट प्रोवाइडर्स। हाँ कि ना? यस मैम। हम ये थोड़ी बोलते हैं सेकंड ऑडिटर, थर्ड ऑडिटर, फोर्थ ऑडिटर, हम क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। इसीलिए एक टर्म क्या बोली गई? इनपुट प्रोवाइडर। ओके, और सेकंड कौन हो सकता है? आउटपुट डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर हो गया? चलो, अगर मैं आउटपुट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेक हैंड करती हूँ तो वो कौन सा होता है? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड, सॉरी बैकवर्ड। जो हमारा काम आगे लेके जाएगा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हमारा काम आगे लेके जाएगा ना, सामान आगे बेचेगा। ओके, और अगर मैं गेहूं जो पैदा करता है मैन्युफैक्चरर, उसके साथ शेक हैंड करती हूँ तो क्या होगा? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो? गिविंग यू 1 minute टू रिवाइज। मैं ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये डायग्राम आप बना लो अपने पास। चलिए सवाल टाइम, सवाल पूछू। रेडी गाइस? ओके, सवाल ये है that I am the manufacturer of whole गेहूं खाती हूँ। एक पर्सन वाई जो कि उसको होलसेल में बेचता है। वाई मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। वाई मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। तो बताओ वाई ने कौन सा इंटीग्रेशन किया? बैकवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ मैंने कौन सा? फॉरवर्ड। इसका मतलब मैं कौन है? आंसर किसके पर्सपेक्टिव से लिखना है ये मैटर करता है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिखने से पहले ये जानना पड़ेगा हम कौन। तो एक ही सवाल, एक ही केस बेस्ड क्वेश्चन आया, बट उसने क्या किया? दो आंसर दे दिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, क्योंकि दोनों में ये सवाल था कि आप कौन है। तो अगर वाई के पर्सपेक्टिव से होगा तो वो क्या होगा? बैकवर्ड, और अगर मेरे पर्सपेक्टिव से होगा तो वही इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा? फॉरवर्ड। बात समझ आती है? तो इसका मतलब इंटीग्रेशन में आपने क्या देखना है कि क्वेश्चन किसके पर्सपेक्टिव से है। तो आप क्या करोगे वहां पे? छुटकू सी सप्लाई चेन बना लो पेंसिल से, ठीक है? और आप जो हो ना, आप जो भी हो, ठीक है, उसको मार्क कर लो। मतलब कि क्वेश्चन किसके पर्सपेक्टिव से पूछा है वो मार्क कर लो। तो क्वेश्चन अगर होलसेलर के पर्सपेक्टिव से पूछा है ना, तो उसको ऐसे करके सर्कल कर देना, और फिर उसके बाद आंसर मार्क करके देखना, आपका आंसर कभी गलत होगा ही नहीं। इज दैट क्लियर श्वेता? पूर्वंशी क्लियर हो गया बेटा? पुष्पांजलि नहीं है, पूर्वंशी मैं साची वो नाम आईडी से आज ज्वाइन कर लिया। तो सांची है, मैंने ऐसे तो मेरी क्लास में नहीं है, वो है पुष्पांजलि, पी से है पर पुष्पांजलि करके है। ओके, चीजें क्लियर हो गई? केस बेस्ड क्वेश्चन तोड़ दोगे, फोड़ दोगे? बोलो हाँ कि ना। चलो, अब क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं हूँ मैन्युफैक्चरर, सॉरी मैं हूँ होलसेलर ऑफ गेहूं, ठीक है? मैं हूँ होलसेलर ऑफ गेहूं। मैंने जो है कहा कि चलो शेक हैंड करते हैं, चलो फ्रेंडशिप करते हैं, और वो फ्रेंडशिप मैंने करी होलसेलर ऑफ राइस
होलसेलर ऑफ राइस, बताओ क्या ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है? नहीं, क्योंकि सेम नॉट बिजनेस विद में द सेम सप्लाई Same line चेन। में सप्लाई चेन ब्रेक हो गई ना। बिजनेस नहीं बोलना, सप्लाई चेन वर्ड बोलना है। क्यों? क्योंकि सेम सप्लाई चेन नहीं है। इसका मतलब सुनना ध्यान से, अगर क्वेश्चन में सप्लाई चेन ही डिफरेंट कर दी तो मुआ क्वेश्चन कुछ ही बोलता रहे। वर्टिकल तो है ही नहीं, हाँ कि ना? क्लियर हो गया? चलो अब हम बात करते हैं डिफरेंट सप्लाई चेन की। क्या बात करेंगे? डिफरेंट सप्लाई चेन की। जया ठाकुर कह रही मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। कौन करेगा? ओके वंश, डू द नीडफुल। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए जया के लिए। तो मैम ने पूछा कि पर्सन इज डीलिंग विद इज द होलसेलर ऑफ व्हीट, वो ही वांट्स टू शेक हैंड्स विद द होलसेलर ऑफ राइस, तो वर्टिकल हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, क्योंकि वो सेम सप्लाई चेन के अंदर नहीं आता। डन? चलो ओके, अब बात करते हैं हमारी लिमिटेशन की। वो लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन है सेम सप्लाई चेन। तो इसका निवारण किया हमारे सेकेंड टाइप के इंटीग्रेशन ने, विच इज अ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी वर्टिकल में हमने कैसे सप्लाई चेन बनाई थी? हमने वर्टिकल में कैसे सप्लाई चेन बनाई थी? ऐसे सप्लाई चेन बनाई थी जो कि सेम सप्लाई चेन थी, एक सप्लाई चेन थी। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम कह रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब हम कह रहे हैं कि यहां पर मामला कैसा होगा? यहां पर मामला कैसा होगा? ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये एक और सप्लाई चेन है, ठीक है, ये सप्लाई चेन व्हीट की है, ये सप्लाई चेन राइस की है। मैं कौन हूं? होलसेलर ऑफ व्हीट। ठीक है, ओके। एक और सप्लाई चेन है, तो यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरर होगा, यहाँ पर भी होलसेलर होगा, यहाँ पर भी रिटेलर होगा, यहाँ पर भी कंज्यूमर होगा। बोलो हाँ कि ना? अब सुनना, शेक हैंड किसके बीच में हो रहा है? शेक हैंड हो रहा है यानी कि लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, यानी कि सेम लेवल पे, यानी कि होलसेलर ऑफ व्हीट वाले की शादी होलसेलर ऑफ राइस वाले से हो रही है। और क्योंकि ऐसा पुल बन रहा है, ये देखो, ये पुल कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। दिस पुल इज हॉरिजॉन्टल इन नेचर ना, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। यानी कि हम किसी अपने लेवल के बंदे के साथ में क्या करते हैं? शेक हैंड करते हैं। क्या इतनी बात समझ आई? बेस्ट एग्जांपल दूं? आपको पता है, आपने बचपन से इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पेन एंड इंक आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। पेन एंड इंक आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। तो क्या होता है? देखो सुनो मेरी बात, पता है क्या हुआ? पेन जो बॉडी बनती है ना, पेन की बॉडी जो बनती है, लेट्स सपोज मैन्युफैक्चरर बनाता है पेन की बॉडी, ठीक है, एबीसी कंपनी बना दी है, तो वहां पर पेन की बॉडी वाला जो मैन्युफैक्चरर है वो जाता है, किसके पास जाता है? इंक बनाने वाली कंपनी के पास जाता है, मैन्युफैक्चरर ऑफ इंक, उसके पास जाता है। क्या बोलता है? मैं पेन की बॉडी बनाऊंगा, तू पेन की रिफिल बनाइयो और हम दोनों मिलकर सामान बेचेंगे। क्या इंटीग्रेशन है? देखो हाँ कि ना? तो क्या हुआ? मैन्युफैक्चरर ऑफ पेन की बॉडी प्लस मैन्युफैक्चरर ऑफ इंक किसका एग्जाम्पल है? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है। बात समझ आई? यस और नो? यस मैम। ओके, माय क्वेश्चन टू यू इज, हॉरिजॉन्टल में सप्लाई चेन सेम होगी या डिफरेंट? डिफरेंट होगी। सेम भी हो सकती है, मना थोड़ी कोई कर रहा है। अगर मैं व्हीट की होलसेल करती हूँ तो एक और व्हीट का सप्लाई चेन है, मैं उसके साथ में दो होलसेलर जो हैं, दो होलसेलर भी तो आपस में कर सकते हैं कंपटीशन को रिमूव करने के लिए। बोलो हाँ कि ना? हो गया हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन? हो गया? मैंने कहा कि भैया बगल वाला भी ये सिस्टम पढ़ा रहा है, चलो अपन दोनों साथ में पढ़ा लेते हैं ना। कंपटीशन रिमूव किया तो वो भी पढ़ाता था, मैं भी पढ़ाती हूँ, हम दोनों कौन है? सेम लेवल के हैं और सेम सप्लाई चेन में ही है, सेम बिजनेस में ही है। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। यानी कि
हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के बारे में क्या पढ़ा? ऐसे प्रोडक्ट्स जो कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर हैं उसके लिए किया जाता है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कॉम्पिटिटरी इन नेचर हैं उसके लिए किया जाता है। तो ये आपके बनते हैं 2 कीवर्ड्स फॉर एमसीक्यू। ऐसे कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन किया जाता है? तो 2 प्रोडक्ट्स के नाम याद रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पिटिटरी। कॉम्प्लीमेंट्री में इंक और पेन का एग्जांपल याद रखेंगे ना, बाकी तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री में बहुत सारे आते ही हैं, व्हीकल एंड पेट्रोल, ये सब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैम ये स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं हो सकता कि आपने जो एग्जांपल दिया अभी थोड़ी देर पहले कि आपका और आपने किसी और के साथ वो किया, क्या बोलते हैं, अभी आपने एक एग्जांपल नहीं दी, मैं भूल गया। तू कंप्लीट बोल, मैंने क्या किया किसी के साथ? ऐसे से आधे तेरी बातें मत कर। नहीं, वो आपने बोला ना कि मैंने डिपेंड, जब मैं अलायंस बताऊंगी तब बताऊंगी कि अलायंस में इसमें क्या डिफरेंस होगा। स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके चलो, सो हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमेरेट एग्जाम में नहीं आएगा, मैं नहीं करा रही, बट एमसीक्यू में आ सकता है। तो एमसीक्यू में आपको सिर्फ नॉलेज होनी जरूरी है। ओके, तो नॉलेज के लिए बता रही हूँ बस आपको। कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि आप अपनी कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस में रहते हैं और एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो आपका सामान है, आपके रिसोर्सेज हैं, आपकी टेक्नोलॉजी है, उसी को इस्तेमाल करके आप कोई नया बिजनेस खड़ा कर देते हैं। जैसे कि मेरा एक क्लासरूम है एसएम क्लासेस के अंदर, ठीक है, वो जो क्लासरूम है उसमें फर्नीचर डला हुआ है, एसी लगा हुआ है कि नहीं? अब क्या हुआ, मैंने कहा यार कोई धंधा बताओ यार जो मतलब कि मेरे को ज्यादा मतलब मेरे बिजनेस से मिलता जुलता हो, और जो टेक्नोलॉजी में यूज कर रही हूँ वही टेक्नोलॉजी में यूज करके कुछ नया क्रिएट कर लूं अपने से ही। तो मेरे को एक बच्चे ने ऑप्शन दिया, क्या उस क्लासरूम को रात को लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दो मैडम। मैंने कहा वाओ क्या आइडिया है। दैट मीन्स स्पिनिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट from the existing technologies, from the existing resources is known as concentric। क्या बोलते हैं उसको? concentric। याद रखने की वो निमोनिक बताती हूँ, इसके नाम के लास्ट में ट्रिक आ रहा है। तो ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसमें कि हम अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। ओके चलो, एक कंपनी है वो जो है रबड़ मैन्युफैक्चरर कर रही है, ठीक है, रबड़ मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ वो रबड़ के जूते भी बना रही है, ठीक है। उसके बाद एक बंदे ने उसको बोला कि यार तो रबड़ के जूते तो बना ही रहे, काम कर तू रबड़ की ना बेल्ट बनाना चालू कर, रबड़ तो इस्तेमाल हो रही है। उसने कहा क्या बात है, सेम इनपुट को लेके उसने वो काम कर दिया। क्लियर हो गया? आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस एजुकेशन प्लेटफॉर्म है XYZ। वो जो है सैटेलाइट बेसिस पर सीए की क्लासेस, कोचिंग क्लासेस कराते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, सैटेलाइट है पूरा, सिस्टम है पूरा, LMS का सिस्टम है पूरा, सब कुछ है। तो उन्होंने उसके अंदर ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंक की क्लासेस भी कराना चालू कर दिया। उसके बाद उन्होंने नीट वगैरह इसकी क्लास भी, AI ट्रिपल सबकी क्लास कराना चालू कर दिया। प्लेटफॉर्म तो वही है, टेक्नोलॉजी भी वही है, उसका इस्तेमाल किया, टीचर्स हायर कर लिए और भैया वहां पर नीट की क्लास चल रही हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्सेंट्रिक। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक। अब सेकंड और अब लास्ट, कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है कि दो लोग साथ में आ रहे हैं, ना तो वर्टिकल, ना तो हॉरिजॉन्टल, ना तो कॉन्सेंट्रिक, दो बिजनेस साथ में आ रहे हैं, उनमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स अगर बर्गर बेच रहा है तो साथ में पेप्सी भी बेच रहा है, कुछ भी नहीं है, पेप्सी का उससे बर्गर से कोई लेना देना नहीं है, बस दोनों फिर में साथ में आते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ग्लोमरेट, यानी कि साथ में आना। और देखो इसमें हम एक्सक्लूसिवली भी साथ में आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मैकडी पे आई थिंक पेप्सी मिलती है और बर्गर किंग पे आई थिंक वो मिलती है, KFC पे आई थिंक वो कोक नहीं, उल्टा है, मैकडी पे कोक मिलती है और इस पे जो लोग ज्यादा जाते हैं उनको ज्यादा पता होगा ना। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात? तो हम ये एक्सक्लूसिवली कॉन्ग्लोमरेट भी बनाते हैं। क्लियर हो गया? ओके चले आगे। सो मैंने आपको हिंट दे दिया, अगर आपका एमसीक्यू बनता है तो आप बना सकते हो। एक्सपेंशन में मैंने आपको बताया डाइवर्सिफिकेशन। अब चलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरफ। स्ट्रेटेजिक अलायंस में आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, क्या है? आपने अकाउंट्स में एक टॉपिक पढ़ा होगा बचपन में, और टॉपिक था जॉइंट वेंचर।
क्या एक डिफरेंस होता है पार्टनरशिप में और जॉइंट वेंचर में? बोलो हाँ कि ना। वही एक डिफरेंस है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन वर्सेस अलायंस में। अलायंस में क्या होगा? पुल बन गया, काम निकल गया, उसके बाद ओके टाटा बाय बाय। और इंटीग्रेशन में क्या होगा? पुल बनने की नहीं करी है कि हमेशा की बात करी है। बोलो हाँ कि ना। तो क्या बोलते हैं, अगर मान लो हमेशा फैकल्टी साथ में रहती है उस इंस्टीट्यूट के अंदर, तो वो क्या होगा? इंटीग्रेशन। और अगर मान लो आज किसके साथ अलायंस बन रहा है, कल किसी के साथ अलायंस बन रहा है, कोई डीटी का फैकल्टी है मेरे उसके साथ अलायंस बन गया, कल कोई काउंसलर फैकल्टी है मेरे उसके साथ अलायंस बन गया, तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। इज दैट क्लियर? तो अलायंसेस यानी कि जॉइंट वेंचर, अलायंस को करने के लिए आपको याद रखना है छोटू सा निमोनिक है इसका इसॉप्स। ये देखो ये रहा इसॉप्स। अब देखो जो इसका फर्स्ट हाफ है इसॉप, वो बन जाता है इसके एडवांटेज, और जो इसका सेकंड हाफ है यानी कि इसके बाद कॉमा अपोस्ट्रोफी के बाद एस, वो बन जाता है आपका डिसएडवांटेज। साथ में आएंगे तो शेयरिंग तो करनी पड़ेगी, डिसएडवांटेज। और अगर साथ में आते तो एडवांटेज का क्या हो सकता है? इकोनॉमिकल एडवांटेज हो सकता है, स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज हो सकता है, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है ओवर दी अदर्स, ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज हो सकता है, आप 1 और 1 11 हो सकते हो, आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। अब सोचो अगर मेरे नाम के लिए ऐसे इंसान जुड़ जाए जो कि इस इंडस्ट्री में काफी क्रेडिबल है, तो फिर ऑफ कोर्स मेरे को मुनाफा तो है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एडवांटेज। अगर मेरा अलायंस मान लो मेरा अलायंस ऐसा है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, तो हर जगह मेरे ही पर्चे छपेंगे ना, कितना बेनिफिट है मुझे। तो ये अलायंसेस जो होते हैं ना, वो होते हैं मतलब कम टाइम के लिए, और जब तक आपका मन करता तब तक के लिए, और उसके बाद में काम खत्म। ठीक है? सो अलायंसेस जो होते हैं वो टेम्पररी नेचर होते हैं, और जो ये होता है परमानेंट इन नेचर होते हैं। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? क्या हमें टाइम लिमिट एक्सटेंड किया? कितना बज रहा है? 1:45। क्या हमें टाइम लिमिट एक्सटेंड किया? कितना किया? Around half an hour, ma'am. अराउंड हाफ एन आवर। सो पुअर। आपको पर समझ में आ गया? Yes, ma'am. कोई दिक्कत नहीं? दो मिनट दे रही हूँ, रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, चलिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं।
आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन का जो आपको आंसर लगता है वो आपको वन वर्ड आंसर बेसिकली होगा। स्ट्रेटेजी आपको डिटरमाइन करनी है कौन सी होगी, ठीक है? ओके, तो वो आपको अपने चैट बॉक्स में मुझे लिख के देना है। इज दैट क्लियर? ओके, अब एक चीज मेरे को सुन लीजिए बिफोर आंसरिंग इट, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। फैमिली जो है ना वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इट इज लाइक अ ट्री। सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, उसके नीचे 4 मेन स्ट्रेटजीज और उसके नीचे उनके बच्चे। दिस इज अ फैमिली ट्री। ओके, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बच्चे स्टेबिलिटी का कॉम्बिनेशन के तो हुए ही नहीं, कॉम्बिनेशन की तो शादी ही नहीं हुई, है ना? तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कॉम्बिनेशन में तो कोई सवाल आएगा ही नहीं। बचते हैं 3 क्वेश्चन, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन और रिट्रेंचमेंट। जब भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर बताएंगे कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इज इक्वल टू स्टेबिलिटी, ठीक है? अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन की और रिट्रेंचमेंट की, जिनके बच्चे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा एग्जाम्पल। मान लो जो क्वेश्चन है वो आया लेट्स सपोज अलायंस के ऊपर, तो आपको पूरा का पूरा फ्रेमिंग देनी पड़ेगी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, उसके अंदर एक्सपेंशन और उसके अंदर स्ट्रेटेजिक अलायंस, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? ओके, आंसर की बात करो एग्जामिनेशन के अंदर। यहाँ पर अगर मान लो आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप जो स्ट्रेटेजिक अलायंस लिख के भेज दीजिएगा जो उसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। क्वेश्चन शेयर करूं, लेट्स सी कौन जो है उसका सही आंसर देता है। पूरे चैप्टर में से कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है। ओके, चलो ले जाएंगे एक दिन हम सारे बच्चे ले जाएंगे फाइनल में। ओके, great. This is question number 13. Question number 13. Screen share कर दिया मैंने। Question number 13. मैम इस क्वेश्चन से मुझे याद है मैम, इसका जो एक एटलस की जो साइकिल आया करती थी मैम, वो भी तो कंपनी बंद हो गई कुछ टाइम पहले ही। मैम आपका म्यूट हो, आपका अनम्यूट करो। दिवांश तो पहले सब्जेक्ट तक नहीं पढ़ा था। दिवांश विल डिस्कस इट लेटर। अभी के लिए जो आपको सही लगता है वो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। क्या हुआ, आप लोग के आंसर्स नहीं आए? मैं आपको हिंट दूं? चलो हिंट देके देखते हैं। चलो हिंट दे दियो सिर्फ। लेकिन मैम हाँ, लिखने दीजिए, आंसर लिखने दीजिए। आंसर लिख रहा है। मैम ये काइंड ऑफ मिक्स स्ट्रेटजी जैसा लग रहा है। लाइक मतलब मैम 2 मिनट और दो, बस 2 मिनट। मैंने लिख दिया मैम। ठीक है, चलो 2 मिनट और देती हूँ।
₹11 देखते हैं किसके हाथ आते हैं। अब जिसको पता नहीं होगा वो चैप्टर 5 का क्वेश्चन समझेगा इसको। करेक्ट, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज बिल्कुल ऐसा ऐसा पता ही नहीं चलता किस चैप्टर का क्वेश्चन और है। अगर मान लो मतलब जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे ना, तो अभी तो मैंने फोकस डिफरेंशिएशन पढ़ाया भी नहीं है, जब पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तब तो पक्का लगेगा कि पता नहीं 4 का है कि 5 का है। चलो सो देखते हैं कि ओके गाइस, ओके चलो सो जो लोग क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाए, डोंट वेरी, क्वेश्चन को क्रैक करना सिखा रही हूँ मैं। आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। अभी करंटली एक कंपनी कोई स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही थी, कौन सी स्ट्रेटेजी थी वो, किसको फॉलो कर रही थी? वापस शेयर करती हूँ, ओके स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ जी बताइए, कौन सी स्ट्रेटेजी वो अभी कर रही थी? अंटिल रिसेंटली इट डिफरेंशिएशन adopted a differentiation strategy। ठीक है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रखी थी। ध्यान सुनना वंश। उसके बाद क्या आना शुरू हो गया? आंसर में, क्वेश्चन में हिंट आना चालू हो गया। क्या आना चालू हो गया? हिंट। देखो क्या हुआ, डिक्लाइन आना चालू हो गया। डिक्लाइन, हिंट, मार्केट बिकमिंग फ्लडेड विद चीपर हाई क्वालिटी बाइसाइकिल, मार्केटिंग फ्लड में फ्लड आने लग गया, यानी कि इंडस्ट्री ओवर कैपेसिटी। उसके बाद क्या आना चालू हो गया? वेयर लेबर कॉस्ट आर लोअर, यानी कि पैसा कम आना चालू हुआ, जो हाल अभी एकेडमी का चल रहा है। ओके तो क्या हुआ? ये सिचुएशन हुई, एनवायरमेंट की सिचुएशन बता दी उसने। ये सिचुएशन किसकी है बताओ, किसकी है सिचुएशन ये वाली? वेरी गुड, रिट्रेसमेंट की सिचुएशन है। आगे चलते हैं। फिर उसने क्या कहा? क्योंकि ऐसी सिचुएशन दिख रही है तो उसने क्या किया? डिफरेंशिएशन से उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके किस पे ले आया? वो फोकस अप्रोच पे ले आया। तो उसने क्या किया? अपनी स्ट्रेटजी को एडजस्ट किया। एडजस्टमेंट यानी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एडजस्टमेंट कंपनी को ठोक पीट के ठीक करना, यानी कि टर्न अराउंड। वेरी गुड। तो यहाँ पर था टर्न अराउंड। उसने बोला इससे क्या होगा? कंपनी को हाई मार्जिन मिलेगा। तो उसने बोला कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नीड ऑफ दिस स्ट्रेटजी, जो कि उन्होंने अडॉप्ट करी। कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी? फोकस अप्रोच जो अडॉप्ट करी। वो क्यों करी? क्योंकि उनको बेसिकली टर्न अराउंड स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी थी। उसका आंसर क्या है? टर्न अराउंड। मैम स्ट्रैटेजी तो रिट्रेसमेंट आई ना, उसके अंडर टर्न अराउंड आया। हाँ तो क्या बोलते हैं सांची, मैंने ये तो कहा था कि सबसे पहले हम लिखेंगे रिट्रेंचमेंट, सॉरी कॉर्पोरेट लेवल, फिर लिखेंगे रिट्रेंचमेंट और उसके बाद टर्न अराउंड। तो मोस्ट स्पेसिफिक आंसर क्या था इसका? टर्न अराउंड। अब अगर मान लो एक बच्चा ऐसा है जो कि इस कैटेगरी में है कि यहाँ तक तो मैं पहुंच गया कि भैया ना तो ये स्टेबिलिटी है ना तो ये एक्सपेंशन है, तो वहां पर आप लिख दोगे कि भैया रिट्रेंचमेंट लग रहा है। ये मत लिखो कि भैया टर्न अराउंड है कि डाइवेस्टमेंट है कि लिक्विडेशन है। अब बात समझ आई? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो इसका सही जवाब क्या था? टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ। एक और क्वेश्चन करें या छोड़ दें? मैम इसमें ना जब वो बोले थे ना फोकस, इसमें तो मेरे को 2 मिनट लगा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए था, बट फिर तो मैच नहीं हो रहा था एक्चुअली। तो उसमें फोकस में चला गया था मैं। फोकस कंफ्यूज हो गया, हम कॉन्सेंट्रेट में और टर्न अराउंड में कंफ्यूजन हो रहा था बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। मेरा आंसर सही है मैम। ये नए प्रोडक्ट की तरफ जा रहे थे, एक्सपेंशन, प्रोफेशनल, बाइसाइकल्स पे, तो ये तो नए प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। वो ये सीजन मैच भी कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट, अरे भैया वो सेम question कनेक्टेड टेक्नोलॉजी यूज करके। वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो आया डिफरेंशिएशन से फोकस पे, तो ऐसा क्या हुआ कि इसको ये करना पड़ा? टर्न अराउंड हुआ ना? ओके, ये मैंडेटरी वाले में आ गया फिर। और कंपनी को ठोक पीट के ठीक करना, यानी कि कंपनी की स्ट्रेटजी को भी ठीक करना।
तो वो एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी इज द की, राइट मैम? वंश, जो मैंने आपसे कहा था रिट्रेंचमेंट के अंदर जो टर्न अराउंड का पार्ट है, उसमें मैंने आपसे कहा था कि 5 स्टेप भी गिवन है, जो कि आप क्वेश्चन आ सकता है। वो 5 स्टेप में से ही अगर आप पढ़ते तो उस 5 स्टेप में से ही आपको समझ में आता कि हम ओल्ड स्ट्रेटेजी को हटाते हैं और न्यू स्ट्रेटेजी को लेके आते हैं। डिक्लाइनिंग मार्केट वैल्यू। और ये तो ऑब्वियसली बात है, जब डिक्लाइन मार्केट हो रहा था तो फिर बनता था कि रिट्रेसमेंट तो आ सकता है। राइट। ओके, चलो और क्वेश्चन करें या बहुत हो गया? एक दो क्वेश्चन आ जाएगा मैम। ये मजा आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है। चलो आओ मजे करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चा किसका जवाब सही देता है कि नहीं। एक और क्वेश्चन, आपको स्ट्रेटजी डिटरमाइन करना आ गया कि नहीं आ गया? अच्छे खासे बच्चों को नहीं आता है। चलो ठीक है। अच्छा वाला क्वेश्चन देते हैं यार, इजी नहीं दूंगी अभी। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा। मैम साची बहुत अच्छा गाती है मैम, उससे भी सुन लो। साची तो सुना दे कुछ अच्छा सा गाना, ऐसे भी बोलती हूँ यार। ऋतिक सिंगर है, ये फेस्ट में जाके गाता है, अभी गुड़गांव भी आया था। अभी चलना। बस ये सही है, तुम आपस में बास्केटबॉल खेलते रहो। सच में गाता है मैम। ठीक है, तो एक सवाल आपके सामने जहां पर कि आपको बताना होगा कि स्ट्रेटजी कौन सी है। तो यहाँ पर हम गेम का नाम रखते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। जो मुझे सबसे पहले सही जवाब लिख के देगा उसको मिलेंगे 11 रुपए। ठीक है, डन है। और जैसे ही मैं आपका स्क्रीन जो है वो शेयर कर दूंगी, तुरंत जो है आपका टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। बच्चा मना कर रहा है कि मैम हमसे ना हो पाएगा। ट्राई करना, हो जाएगा। इजी क्वेश्चन दूंगी। ओके, सो ऑन योर मार्क, गेट सेट, चलो। अरे मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम। ठीक है, छोड़ दे। नहीं मैम, करते हैं। ओके, चलो। सो ऑन योर मार्क, गेट सेट एंड गो।